हेलो गाइस, आज हम देखने वाले काफ़ी ज़्यादा शानदार न्यूली रिलीज सीरीज़ जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंस युआन। और ये सीरीज़ खास इसलिए भी है क्योंकि ये बीटीटीएच यूनिवर्स से जो बिलोंग करती है। सो बिना टाइम ज़ाया किए आ जाते हैं इसकी मेन स्टोरी की तरफ। सो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एक यंग प्रिंस लेटा हुआ था बेड के ऊपर। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उस जगह पे एक डॉक्टर भी मौजूद थे जो कि फ़िलहाल उस जगह पे मौजूद एम्परर को बता रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमारे युआन प्रिंस ठीक हो पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके लाइफ स्पैम काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑल्सो क्वीन ने भी अपने काफ़ी सारे लाइफ नर्चरिंग एसेंस को इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि प्रिंस ज़्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसके साथ ही क्वीन को ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा धक्का लगता है कि आखिर कैसे ही सब कुछ हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और कह रही थी कि आखिर क्यों हमें सब कुछ झेलना पड़ रहा है। युआन की उम्र के सारे लोग इतने ज़्यादा अच्छा करते हैं। उन्होंने अपनी सारी मेरिडियंस को ओपन भी कर लिया होता है, लेकिन युआन ही क्यों। तभी डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो क्वीन आपको आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। लेकिन यहाँ पे वो रो रही होती है एंड यहाँ पे किंग भी क्या ही कर सकते थे। हालांकि इसी के साथ युआन भी उठ के बैठ गया था एंड कह रहा था तो इसका मतलब मेरी लाइफ में अभी बस 3 साल ही बाकी है, इसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी, है ना। तो फिर आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था कि आखिर मेरे साथ भी सब कुछ हो क्यों रहा है। और मेरे हाथ के ऊपर ये जो ड्रैगन पॉइजन का निशान है, आखिर ये क्यों है और ये कब तक गायब होगा। तभी उसके फादर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और हार के अब वो उसे कह रहे थे कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। तभी वो बताने लग गए थे कि डोवू डायनेस्टी के अंदर फ़िलहाल तो 2 डायनेस्टी मौजूद हैं एंड मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे फ़िलहाल पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ करते थे, लेकिन जब से वो फैमिली के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। हालांकि पहले लोगों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे हमारे साथ में, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो फैमिली ने हमारे ऊपर ऐसा कर क्यों दिया। जिसके साथ ही हमें पहले का सीन दिखाया जाता है एंड ये सीन पास्ट का था, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल अपने जाओ एम्परर खड़े हुए थे एंड वो तैयारी कर रहे थे वो फैमिली के लोगों के साथ में बात करने के लिए। साथ ही यहाँ पे उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी एंड उनकी वाइफ भी फ़िलहाल किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिसके साथ ही यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन सिंबल अपीयर होता है। इसका मतलब ये था कि एम्परर जाओ का जो होने वाला बेटा या फिर बेटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स वहाँ पे आ चुके थे। एक पाइथन था, दूसरा स्पैरो, एंड यहाँ पे आते ही वो तुरंत ही उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे एंड एम्परर खुद भी सोच रहे थे कि आखिर ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है उस वो फैमिली के एल्डर की, जो कि कह रहा था कि मैं काफ़ी वक्त से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। फाइनली तुम्हारी जाओ फैमिली के अंदर होली ड्रैगन का बर्थ हो ही चुका है, तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कहते ही वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे एम्परर जाओ पूरी कोशिश कर रहे थे एल्डर वू के साथ में डील करने की, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी वीक होते हैं। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पे बता रहा था कि एक प्रोफेसी हमें मिली, जिसके चलते हमें ये पता चला कि तुम्हारी फैमिली के अंदर जो बोर्न होने वाला ड्रैगन ब्लड है, अगर हम उसे सोलो कर जाएं, यानी कि हम उसे सोलो कर लें किसी भी तरीके से, तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक शॉकिंग बात ये भी है कि मेरी खुद की वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब हम लोग अब तुम्हारे बेटे को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। एंड जैसे ही हमारे बेटे पैदा होंगे और हमारे बच्चे बोर्न होंगे, तो फिर वो तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर डालेंगे, जिससे कि सारी पावर उन्हें हासिल होगी। हालांकि ये सुनने के बाद एम्परर जाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि आखिर कैसे तुम इस हद तक गिर सकते हो वू। लेकिन यहाँ पे वू के सर पे तो भूत सवार था एंड वो किसी भी हालत में फ़िलहाल तो युआन को मारना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके फादर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इतने दिनों से इस बैटल को झेल रहे होते हैं कि उनके पास में ना तो ज़्यादा आर्मी थी ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज, जिसके चलते वो ये बैटल बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हारते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि एम्परर जाओ किसी भी हालत में अपने बेटे को इन लोगों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं सौंपना चाहते थे और अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते थे। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट पावर लेते हैं। इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा सा एनर्जी क्लैश होने लग गया था, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके थे। साथ ही यहाँ पे एम्परर जाओ के खास सोल्जर्स को भी बहुत ही बुरे तरीके से मारा जा रहा था। एंड यहाँ पे हमें लास्ट में यही देखने को मिलता है कि अपने बेटे युआन को बचाने के चक्कर में उनका एक हाथ तक उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जिसके चलते यहाँ पे बस उनके पास में उनका एक ही हाथ बचा था, लेकिन
लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पे वो नहीं मान रहा था एंड वो कह रहा था कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी जाओ डायनेस्टी का वो ब्लड हमें चाहिए और उसे हम किसी भी हालत में हासिल करके रहेंगे। तब पूरे तरीके से ये एम्परर जाओ को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर चुके थे तो फिर एम्परर जाओ भी हार मान लेते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो फैमिली के उस एल्डर ने यहाँ पे फाइनली जाकर ड्रैगन एंड फिनिक्स को मर्ज कर ही दिया था एंड इस सब की वजह से युआन को इतना ज़्यादा दर्द उठाना पड़ा एंड अब तक वो इस सब की वजह से इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से सफ़र कर रहा है एंड साथ ही अब उसकी लाइफ स्पैन भी सिर्फ 3 साल ही बची है, मतलब कि उससे ज़्यादा तो वो जी भी नहीं पाएगा। जिसके साथ ही युआन अब अपने फादर से पूछने लग गया था कि फादर अब मदर का लाइफ स्पैन भला किस तरीके से हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी वजह से अपनी जान को बहुत ही बड़े खतरे में डाल लिया है। हालांकि यहाँ पे उसके फादर कह रहे थे कि देखो युआन, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हर जगह नहीं ढूंढा होगा? इस पूरी की पूरी डायनेस्टी के अंदर मैंने हर जगह ढूंढ लिया। जिसके साथ यहाँ पे अब युआन कह रहा था तो क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता कि मदर की लाइफ स्पैन इन्हेंस हो? तभी वो कह रहे थे कि वैसे मुझे पता है कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे युआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है फादर, बल्कि मैं उस किंग वू को सिखाऊंगा कि आखिर उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और उसका बदला तो मुझे उससे लेना ही है, क्योंकि उसकी वजह से हम सबको इतना ज़्यादा सफ़र करा। आखिर कैसे हम लोग इस चीज़ को भूल सकते हैं? मैं खुद को पावरफुल बनाऊंगा, भले इस जर्नी के अंदर मुझे कितना भी दर्द और कितना ही पेन क्यों ना सहना पड़े, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये सुनने के बाद एम्परर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा कितनी अच्छी बातें कर रहा है। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी सच में यही विश है और तुम ये सब कुछ सच में करना चाहते हो तो फिर मैं भी पूरी कोशिश करूँगा और अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तभी युआन पूछने लग गया था कि फादर, कि हमारे पास में कोई दूसरा मेथड है क्या? हमारे पास में कोई होप है जिसके चलते हम इन सारी चीज़ों को फिक्स कर सकें, इन सारी चीज़ों के साथ में डील कर पाएँ? तभी उसके फादर उसके करीब आ जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल एंसेस्टर लैंड, अगर तुम हमारे एंसेस्टर लैंड के अंदर चलो तो फिर मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई ना कोई हल ज़रूर ही मिलेगा। तो हम लोग परसों ज़रूर से ही वहाँ पर जाएंगे एंड मुझे लगता है कि हम लोग ज़रूर से किसी न किसी होप के साथ वापस आएंगे। बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ चलोगे एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल की कल्टीवेशन मौजूद है। साथ ही हमारे एंसेस्टर के चलते हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हल तो वहाँ पे हमें ज़रूर से ही मिल जाएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युआन भी इस बात के लिए एग्री कर गया था। हालांकि इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआन अब फिलहाल अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ था एंड वो बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है। टीचर वहाँ पे सभी को बता रहे थे हेवन एंड अर्थ की पावर के बारे में एंड यहाँ पे ये सारे के सारे लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद इन लोगों की क्लास पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी तो फिर तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आके बैठ जाती एंड कह रही थी कि युआन अब तुम्हारे फादर वगैरह कैसे हैं? तो फिर युआन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हालांकि तुम्हारे ग्रैंडपा उनकी तबीयत ठीक है ना? तभी वो कहती कि ऑफ कोर्स जब से तुमने मुझे इस जगह पे बुलाया सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है युआन, ये तो बस तुम्हारा एहसान है मेरी तरफ कि तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान भी बचाई और उसके बावजूद तुमने मुझे इस जगह पे भी रख लिया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को और अच्छे से कर सकूँ। हालांकि युआन कह रहा था कि अरे कोई भी बात नहीं है, तुम इसे इतना ज़्यादा सीरियसली ना ही लो तो बेहतर होगा। हालांकि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड दर दर भटक रही थी। वो एक डॉक्टर के पास आई हुई थी और कह रही थी कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा की जान बचा लीजिए एंड उसके पास उसके सिर्फ ग्रैंडपा ही होते हैं। हालांकि तभी हम देखते हैं कि उसको रोता देख युआन की एंट्री वहाँ पे होती है। युआन उसके हाथ में अम्ब्रेला को पकड़ा देता है, उसके साथ ही वो उसकी शक्ल को भी देख रहा था। बेचारी काफ़ी उदास थी। युआन दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है, कह रहा था कि कौन है, ज़रा बाहर आके हेल्प तो करो इस लड़की की। जिसके साथ ही प्रेजेंट में फ़िलहाल वो सब कुछ सोच रही थी एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि युआन वाकई में दिल का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। अब प्रेजेंट में युआन कह रहा था कि सब ठीक तो है, तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके साथ ही युआन कह रहा था कि अब तुम अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है फ़िलहाल, तो मैं भी फादर के साथ यहाँ से जा रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम जो आने वाला है तुम्हें इसके अंदर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शूलिन नाम का एक लड़का आ जाता है एंड वो उसके हाथ में एक जेट था जिससे कि वो उस लड़की को छेड़ रहा था। हालाँकि वो जेट देखने के बाद युआन कह रहा था कि ये जेट इसके पास क्या कर रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी इम्पल्सिव हो गई, जिसके चलते ये जेड मुझे इस लड़के को देना ही पड़ा। हालांकि तभी यहाँ पे शूलिन खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि हाँ जब तुम इतना ज़्यादा फाइटिंग करोगी तो फिर हाँ ना तो बनता ही है। हालांकि इसी के साथ वो युआन को भी एक तरीके से चैलेंज कर रहा था और कह रहा था कि वैसे चाहो तो मेरे साथ में फ़ाइट कर सकते हो, अगर मैं हार गया तो फिर मैं इसे दे दूंगा। हालांकि यहाँ पे बाकी सारे लोगों को तो पता था कि युआन की मेरिडियंस ओपन नहीं है। तभी युआन का फ्रेंड उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि हाँ तुम क्या कह रहे हो, फाइट करो मेरे साथ में, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो लड़का कह रहा होता है कि भला मैं ये जेड
क्यों ही वापस करूँ। तो फिर युआन का फ्रेंड भी कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्यों वापस नहीं करोगे। हालांकि युआन उसे रोक लेता है और फिर खुद आगे बढ़ गया था एंड इस बात से वो लड़का काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से इसके जेट को इससे छीनने की। अब अगर तुम चाहते हो कि जेट पूरे तरीके से तुम्हारा हो जाए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसके साथ यहाँ पे वो बंदा शूलिन उठ के खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि बिल्कुल ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा बाहर आ जाना। हालांकि यहाँ पे इस बात से युआन के फ्रेंड को काफ़ी ठेस पहुँचती है कि उसकी वजह से युआन को अब फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन युआन इसके लिए रेडी था। एंड हम देखते हैं कि बाहर आ जाते हैं ये लोग ग्राउंड में, जहाँ पे युआन का फ्रेंड कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि युआन को इस तरीके से एकदम से फाइट के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि युआन की मेरिडियंस तो ओपन ही नहीं है। हालांकि इसी के साथ शूलिन भी कह रहा होता है कि युआन आपने अच्छा नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए था। लेकिन युआन उससे कहता है कि बस भी करो, चलो अब आगे बढ़ो तुम। देखते हैं कि यहाँ पे शूलिन ने आते ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करता है युआन के ऊपर। लेकिन सरप्राइजिंगली युआन की पावर उससे ज़्यादा निकलती है एंड युआन उसे पीछे हटा देता है। हालांकि यहाँ पे अब फिलहाल तो शूलिन को उसके ऊपर शक होने लग गया था एंड वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारी स्लीव के अंदर है क्या। तभी हमें महसूस होता है कि हाँ वाकई में युआन की स्लीव के अंदर कुछ तो मैजिकल ज़रूर है एंड उसकी फ्रेंड भी ये देख के एक्साइटेड हो गई थी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि शूलिन कह रहा था कि तुम कुछ ना कुछ साइड ट्रिक अपना रहे हो, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का सहारा लेने लग गया था एंड अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइटनिंग स्पीड के थ्रू आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्पीड का मुकाबला भी युआन कर लेता और काफ़ी आसानी के साथ में उससे बच गया था। जिसके साथ ही हम युआन को देखते हैं जो कि वहाँ से भागता भागता आगे की तरफ को जा रहा होता है। हालांकि शूलिन भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में एक अच्छे लेवल की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी होती है। जिसके साथ ही युआन को देखते हैं जो कि अब बहुत ही बुरे तरीके से उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ के मारता है। जिसके साथ ही अब यहाँ पे शूलिन बहुत बुरे तरीके से ज़मीन में जाके गिर गया था एंड कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो फिर ठीक है, हेड टू हेड फाइट करो। युआन तो मुस्कुरा के आगे बढ़ गया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे शूलिन को लग रहा था कि वो उसके साथ में डील कर सकता है। दोनों ही अपनी पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार फिर से जब उस शूलिन का हाथ टकराता है युआन के हाथ के साथ में, तो फिर युआन तो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे युआन के अंदर से कुछ पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके चलते अब एक बार फिर से शूलिन पेड़ में जाके धस जाता है। जिसके चलते अब वो हार चुका था एंड उसके अंदर इतना दम तो नहीं नजर आ रहा होता कि वो एक बार फिर से उठ के खड़ा हो सकता है। हालांकि इसी के साथ बाकी सारे लोग शूलिन का मजाक बनाने लग गए थे कि अगर इसके अंदर पावर है ही नहीं तो फिर दूसरे को ऐसे चैलेंज करता क्यों फिरता है। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि युआन उसका फ्रेंड जीत चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो युआन खुश हो रहा था, लेकिन इस बात से वो लड़का और भी ज़्यादा भड़क चुका था। हालांकि यहाँ पे युआन कह रहा था कि जब इतना दम होता ही नहीं है तो फिर चैलेंज करते क्यों हो दूसरों को। अब बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं। युआन अपनी फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि देखो तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम बस बता दो कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे वो कह रही थी कि युआन आपने पहले ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है और अब आप कितनी ज़्यादा हेल्प मेरी और करोगे, प्लीज़ अब अच्छा ही होगा कि अब आप इस फ्रेंड के ऊपर इतने एहसान ना करें। हालांकि इसी के साथ वो खड़ी हो गई थी एंड कह रही थी कि ऑलरेडी आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ कर दिया है युआन। जिसके साथ युआन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं भी अपने एंसेस्टर लैंड के अंदर जाने वाला हूँ अपने फादर के साथ में। लेकिन तभी हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे शूलिन को ब्रदर फेंग मार रहा था बहुत ही बुरे तरीके से एंड वो उससे कह रहा होता है कि आगे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। हालांकि यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो फेंग। लेकिन यहाँ पे फेंग तो बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ रहा था एंड तभी शूलिन के पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो फिर वो चिल्लाने लग गया था एंड कह रहा था कि आगे तुम कब दूसरों को बुली करना छोड़ोगे, तुम्हें पता है मेरे फादर को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बुरे तरीके से फेंग ने उसको मार दिया होता है। हालांकि यहाँ पे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, इवन युआन से भी ज़्यादा बदतर तरीके से उसे मारा होता है। उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो अब दोबारा महीनों तक भी खड़ा हो पाएगा।
हालांकि इसी के साथ हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सीक्रेटली खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है एंड अब हमें उसी एंसेस्ट्रल लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआन अपने फादर के साथ में आ चुका था। उसके फादर बता रहे थे कि हमारी जाओ फैमिली के पास में काफ़ी सारी ग्रेट चीज़ें हैं, ये एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है माई सन कि तुम यहाँ पे रह के तुम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हो। उम्मीद है कि एंसेस्टर तुम्हें जवाब देंगे एंड तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके साथ ही वो उसे अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालने के लिए वहाँ पे कह रहे होते हैं। युआन भी काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन वो तुरंत ही अपने फिंगर को बाइट करता है, जिसके साथ ही अपने ब्लड की एक ड्रॉप वो डाल देता है उस फ्लोर के ऊपर, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि फ्लोर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। अब युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कह रहा था कि क्या सच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा बेकार हूँ। उसके फादर भी हताश हो गए थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, वहाँ पे तुरंत एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसे देख के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। कह रहे थे कि देखो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, लेकिन यहाँ पे एक शील्ड भी युआन के ऊपर बन जाती है, जिसे देख के उसके फादर हैरान थे कि आखिर ये शील्ड युआन के ऊपर क्यों बन रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स भी आसपास घूमने लग गए थे, जिसे देख के फिलहाल उसके फादर भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो तुरंत ही उस शील्ड से बाहर निकलने के लिए युआन को कहते हैं, लेकिन उस शील्ड के अंदर तो काफ़ी सारी पावर थी जो कि युआन को अब हिट करने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि युआन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके रुकता है। हालांकि यहाँ पे युआन कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके वहाँ पे मौजूद स्टोन भी एक्टिवेट हो रहे थे एंड उसके फादर भी फिक्र कर रहे होते हैं। युआन को पावर के झटके लग रहे होते हैं एंड उसे नहीं समझ में आ रहा था कि टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है। हालांकि युआन की हालत देख के लग नहीं रहा था कि वो जिंदा बच पाएगा इस टेस्ट के बाद। तो यहाँ पे उसके फादर सोच रहे थे कि क्यों ना युआन को बचा लिया जाए एंड रही बात बाकी सारी चीज़ों की तो उसे बाद में देखा जाएगा। जिसके साथ ही हम युआन को देखते हैं जो कि बेचारा बुरे तरीके से लाइटनिंग से इधर उधर हिट होता जा रहा था एंड उसे अब होश भी नहीं होता कि आखिर वो है कहाँ पे। इवन वो बेहोश होके ही गिर गया था। लेकिन हम देखते हैं कि युआन को बेहोश होने के बाद सब कुछ याद आता है, उसके फादर का सेक्रीफाइस, उसकी मदर का सेक्रीफाइस और इतनी ज़्यादा इंसल्ट भी, जिसके चलते युआन के पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। वो उठ के एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो ग्रेट लाइटिंग उसकी बॉडी को काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड कर रही थी, लेकिन युआन फिर भी उठ खड़ा होता है एंड कह रहा था कि मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे उसके फादर भी कह रहे थे कि बस भी करो युआन, और वो तुरंत ही अपना स्पीयर लेके शील्ड को ब्रेक करने लग पड़े थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटे की जान की काफ़ी ज़्यादा परवाह थी। लेकिन आसपास से वो सारे स्टोन, सारे ही लाइटनिंग युआन की बॉडी के अंदर डाल रहे थे। युआन कह रहा था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं मर क्यों न जाऊँ। जिसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। हालांकि इसी के साथ उसके फादर भी शील्ड तोड़ने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन यहाँ से युआन गायब हो चुका था कहीं और ही एंड वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी ही जगह पे आ जाता है। जहाँ पे आने के बाद युआन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो पड़ा था कि आखिर वो किस जगह पे आ गया था एंड कह रहा था कि क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर मैं कहाँ आ गया हूँ। जिसके साथ ही युआन को कोई नज़र आता है उस जगह पे, जो कि यहाँ पे युआन से बातें करने लग पड़ा था। लड़की उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर उसको काफ़ी प्यार से देखने लग गई थी। हालांकि युआन कह रहा था कि यंग लेडी, मुझे नहीं पता है कि ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पे एक्सीडेंटली आ चुका हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ये जगह क्या है। तभी यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ग्रैंडपा हैई ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ज़रूर से ही आने वाला है। हालांकि कहते हुए वो तुरंत ही उस जगह से निकल के जा रही होती है। तो फिर यहाँ पे वो ये भी कहती है कि टुनटुन मेरे पीछे आ जाओ। तो फिर यहाँ पे युआन कह रहा था कि टुनटुन कौन है। तो इतनी ही देर में यहाँ पे उसके पीछे एक छोटा सा बेबी फोक्स आ गया था, जो कि फिलहाल उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा होता है। जिसके साथ ही युआन अब उसको पेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो सिर्फ एक नन्हे से अटैक से पूरे के पूरे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर डालता है। ये देख के युआन कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकला। हालांकि टुनटुन वहाँ से तुरंत ही निकल गया था। जिसके साथ ही यहाँ पे युआन को ख्याल आता है कि क्यों ना इस लड़की को ही फॉलो करा जाए। तो फिर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड कह रहा था कि मेरी बात तो सुनिए सिस्टर, मुझे भी आपके पीछे आना है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों एक अजीब सी जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे वो लड़की आने के बाद कहती है ग्रैंडपा, ये लड़का आ चुका है जिसके बारे में शायद से आप बात कर रहे थे। वो टुनटुन को इशारा करती है नहाने के लिए। तो फिर वो भी टब के अंदर जाके बात लेने लग गया था। हालांकि इसी के साथ ग्रैंडपा हैई कह रहे होते हैं कि वैसे ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जिसके साथ ही जैसे युआन आगे बढ़ रहा था, तो फिर वो अपनी सिर्फ आंखों के देखने भर से उसको प्रेशर से रोक डालते हैं। कह रहे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम ही वो पर्सन हो जो होली ड्रैगन के लक के साथ में बॉर्न हुआ है।
अब युआन उनकी बात सुन के हैरान था कि आखिर इनको कैसे पता है ये सारी बात, जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी डेस्टिनी के बारे में। इवन मुझे उस ड्रैगन प्रिजन के बारे में भी पता है, साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब युआन कह रहा था कि इन्होंने सिर्फ एक बार देखते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स को जान लिया। इंडीड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी वो कह रहा था कि जूनियर आपको ग्रीट करना चाहेगा एंड मैं जाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिसके साथ यहाँ पे वो ये भी कहने लग गए थे कि अच्छा तो इसका मतलब तुम जाओ फैमिली से हो। हालांकि इसी के साथ ओल्ड मैन है उसे कह रहे थे कि वैसे मैं तुम्हारी 8 मेरिडियंस की इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद युआन और भी ज़्यादा शौक हो गया था, लेकिन ओल्ड मैन कह रहे थे कि लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्यों। जिसके साथ ही युआन अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था एंड कह रहा था कि सीनियर वैसे तो इस वक्त मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपने अगर एक बार देखते ही मेरी प्रॉब्लम को पहचान लिया है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन तभी यहाँ पे ओल्ड मैन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास में पकड़ लेते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन ही क्या है जिसके चलते मैं तुम्हारी हेल्प करूं। हालांकि यहाँ पे इसी के साथ युआन कह रहा था कि देखिए सीनियर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। हालांकि इसी के साथ वो लड़की युआन की तरफ को देख रही थी। फिलहाल तो ओल्ड मैन है उसे थोड़ी दूर कर देते हैं, कह रहे थे कि वैसे तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते तो फिर इसका आगे तुम और क्या ही करोगे। हालांकि तभी वो लड़की जिसका नाम याओ याओ था वो कह रही थी कि हाँ वैसे प्रिटेंड कर रहा है कि इसे दैट से डर लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ग्रैंडपा। लेकिन युआन इससे पहले कुछ कहता तभी वो कहने लग गए थे कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी 8 मेरिडियंस की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम याओ याओ को यहाँ से लेके जाओगे, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। अभी कहते याओ याओ तुरंत ही उनके पास में आ गई थी, कहती ग्रैंडपा आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और उसी के साथ वो ये भी कह रही होती है कि ये सही नहीं है। तभी ग्रैंडपा हाई कह रहे थे कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझना होगा एंड मैंने जो फैसला तुम्हारे लिए ले लिया है वो सही है। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रही थी ग्रैंडपा ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये मुझे कहाँ ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी वो कह रहे थे कि हाँ तुमने सही कहा, इस लड़के को देखने के बाद यही लगता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो भला किसी को ही पता है। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि ग्रैंडपा तो क्या मैं फ्यूचर में आपको देख भी पाऊंगी या फिर नहीं। ये सुनने के बाद वो थोड़ा हेजिटेट करने लग गए थे, लेकिन कह रहे होते हैं कि यंग मैन तुम्हें जो मैंने करने के लिए कहा है अगर तुम वो करते हो तो फिर मैं तुम्हारी मेरिडियंस ओपन कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ मेरे पास फ़िलहाल तो कोई पावर नहीं है, लेकिन सीनियर मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस ज़रूर से ही करता हूँ कि अगर कोई भी सिस्टर याओ याओ को हर्ट करेगा तो फिर उसे पहले मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। और अब इसी के साथ याओ याओ भी उसकी शक्ल देख रही थी। हालांकि ओल्ड मैन इस बात के लिए राज़ी हो गए थे, कहते ठीक है तो फिर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एंड इसी के बाद वो जैसे ही अपनी फिंगर को टैप करते हैं अपनी चेयर के ऊपर, तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था। एंड तभी हमें देखने को मिलता है कि युआन तो एक अजीब सी जगह पे गिरता जा रहा था। वो जगह काफ़ी अजीब सी खंडर थी। तभी यहाँ पे युआन उसी पोर्टल को देख रहा था। जैसे ही वो इस जगह पे आता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रेड लाइटनिंग से निकलने लग गई थी। हालांकि एक डेड मैन होता है जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ रहा था एंड तुरंत ही आगे बढ़ के अटैक करने लग जाता है युआन के ऊपर। युआन भी उसको रोकता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे रोकने के बाद वो उसके साथ फाइट भी करने लग गया था एंड बहुत ही बुरे तरीके से फाइट कर रहा होता है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से दोनों ही आपस में फाइट करने लग गए थे। तभी यहाँ पे युआन की जो मेरिडियंस होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होने लग गई थी और वो अपनी मेरिडियंस को धीरे धीरे करके फील भी करे जा रहा होता है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक और डेड बॉडी अपीयर हो गई थी जो कि अब युआन के ऊपर अटैक करने जा रही थी। युआन उन दोनों से ही बच रहा था और फिर कोशिश कर रहा होता है उन्हें रोकने की और वो उन्हें ख़त्म भी कर डालता है, जिसके चलते अब उसे थोड़ा थोड़ा और मेरिडियन फील होने लग पड़ी होती हैं। लेकिन तभी युआन नोटिस करता है कि चारों ही तरफ से उसकी तरफ ये डेड बॉडीज़ आ रही हैं। युआन अब एक एक करके उन्हें ख़त्म करे जा रहा होता है, लेकिन वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी बल्कि एक के बाद एक आती ही जा रही होती है। युआन अब भागते भागते उस पोर्टल की तरफ ही जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इस जगह से निकलने का बस एक ही तरीका है कि पोर्टल की तरफ जाया जाए। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली पोर्टल के पास से भी एक और डेड बॉडी अपीयर होती है। युआन तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चला था, लेकिन तुरंत ही काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जो ही डेड बॉडी उसके सामने आ रही थी वो तुरंत ही उसे मारता जा रहा होता है। फिर काफ़ी स्पीड के साथ में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेड बॉडी ने उसे नीचे की तरफ को गिरा दिया था। इवन युआन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास में इस जगह से निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन ये डेड बॉडीज़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि एक के बाद एक आती ही जा रही हैं। ये तो
जिसके साथ ही अब युआन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे तो करके इन डेड बॉडीज़ के साथ में डील कर सके, लेकिन ये डेड बॉडीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि युआन वहाँ पे खड़ा हो गया था एंड वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट उसकी तरफ को आगे बढ़ रही है, लेकिन युआन ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करता बल्कि तुरंत ही उस लाइट की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि उसी लाइट से जाके टकरा गया था। हालांकि वो लाइट के पास से काफ़ी सारी अजीब सी एनर्जी निकल रही थी एंड उसके पास में कुछ चेन्स वगैरह भी मौजूद होती हैं, लेकिन युआन एक बार फिर से उससे भी डील कर ही लेता है एंड वो कोशिश कर रहा था कि कैसे तो करके इस लाइट से बचा जाए, लेकिन तभी वहाँ पे जो एक स्टोन हैंग था वो उसी के ऊपर गिर जाता है और साथ ही वो लाइटनिंग भी उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तभी युआन को अपने पास की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। उसे उसके फादर का वो उदास चेहरा भी याद आ रहा था जो कि कोशिश कर रहे थे बस युआन को बचाने की। हालांकि तभी उसकी मरेडियन सब धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ओपन होने लग गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी मदर्स की भी वो मेमोरी वगैरह याद आ रही होती है, साथ ही वो फैमिली के उस एल्डर की शक्ल भी उसे याद थी। तभी युआन कह रहा था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, बल्कि उन सारे लोगों से मुझे बदला लेना है एंड मैं उन सभी लोगों को बताऊंगा कि मेरी एग्जिस्टेंस कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इतनी जल्दी कभी भी हार नहीं मान सकता इन लोगों के हाथों। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन की बॉडी से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग रिलीज होती है और फाइनली जाके युआन उस जगह से बाहर निकल के भी आ चुका था। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है रियल वर्ल्ड में आने के बाद युआन उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि था क्या, मैं क्या एक इल्यूजन में था। तभी यहाँ पे सीनियर को ग्रीट कर रहा था और उसे फील होता है कि उसकी मेरिडियंस तो अब ओपन हो चुकी हैं। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि सीनियर मेरी मेरिडियंस कैसे ऑटोमेटिकली अपीयर हो गई, और वो काफ़ी ज़्यादा उछल कूद भी करने लग जाता है। हालांकि तभी वो सीनियर उसे बताने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेरिडियंस हमेशा से ही वहाँ पे मौजूद थी। तभी युआन कह रहा था कि अगर मौजूद थी तो फिर आज तक मुझे दिखी क्यों नहीं। तो उसे बताने लग जाते हैं कि तुम जब बचपन में एक डेथ वाली सिचुएशन में फंस चुके थे तभी तुम्हारी मेरिडियंस ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और तुम्हारी बॉडी के किसी ऐसे कोने में खुद को हाइड कर लिया जहाँ पे उनको ढूंढा ही न जा सके। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जब तुम्हारी मेरिडियंस धीरे धीरे करके ओपन हुई तो फिर तुम्हें फील होने लग गया। हालांकि इसी के साथ युआन कह रहा था तो क्या मेरी बॉडी के अंदर ये पहले से ही मौजूद है। तभी वो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरिडियंस होने से तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। याओ याओ भी अपने ग्रैंडपा की सारी बातों को सुन रही थी। ग्रैंडपा उसे बता रहे होते हैं कि ये जो पाथ तुम्हारा है वो ऑर्डिनरी लोगों जितना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तभी यहाँ पे फिलहाल तो युआन भी यही कह रहा था कि मुझे पता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है एंड इसके चलते मैं काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करूंगा। साथ ही सिस्टर याओ याओ को भी प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। याओ याओ भी अब आगे आ गई थी एंड कह रही थी तो ग्रैंडपा क्या आपने फैसला बना लिया है। तभी ग्रैंडपा कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, मेरा फैसला सेम ही है और अब ये बदलने वाला नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पे युआन भी कह रहा था कि ठीक है, मैं सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा है जाके चेयर पर बैठ जाता है एंड कह रहे थे ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। हालांकि इसी के साथ युआन कह रहा था कि आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड यहाँ पे अब याओ याओ काफ़ी उदास हो चुकी थी एंड कह रही थी कि आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते एंड इस लड़के से क्यों कह रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही युआन उनके कदमों में गिर गया था एंड कह रहा था कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपको रिस्पेक्ट पे करने के लिए समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा ही कह रहे थे तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा चालाक हो लड़के, मुझे पता है कि ये जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम इसे पूरे तरीके से ही करोगे एंड मुझे उम्मीद है कि आगे भी तुम याओ याओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। जिसके साथ यहाँ पे वो उसे हवा में उछाले रखते हैं। हालांकि यहाँ पे वो उनकी शक्ल को देख रहा था तो ग्रैंडपा कह रहे थे कि देखो तुम्हारी मेरिडियंस के अंदर मैंने और भी पावरफुल चीज़ें डाल दी एंड साथ ही मुझे पता है कि ये स्क्रिप्चर्स भी तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे, तो मैं इससे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। युआन तो और भी ज़्यादा लकी हो गया था एंड कह रहा था कि वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। इसी के साथ वो कह रहा था कि वैसे ही टेक्स्ट मैंने पहले भी देखे थे एंड मुझे इस बात को ही चूज़ करना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी से बिलोंग करता हूँ। तभी ग्रैंडपा ही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एंड मैं तुम्हारी सोल को देख पा रहा हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। यहाँ पे युआन की बॉडी तो उसकी रियल सोल से अलग हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि ये फील करने के बाद वो समझ चुका था कि ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो उसे एक ब्रश भी दे देते हैं एंड कह रहे थे कि ये लो, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रश है जो कि तुम्हारे काम में आने वाला है। इसका नाम तियान युआन ब्रश है एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, एक सेंध का वेपन है ये। तभी वो उसे आगे के बारे में बताने लग गए थे एंड कह रहे थे कि वैसे इसके 4 लेवल होते हैं। अपनी असली लिमिट को
रीच करने के लिए एंड उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा एंड वो उसे बताने लग गए थे कि वैसे तुम्हें पता है इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास तरीके का सोल बीस्ट का पैटर्न है एंड अगर तुम इसे कंबाइन करके इल्यूजन भी बना सकते हो, साथ ही और भी काफ़ी सारी खासियतें जो कि तुम्हें खुद ही डिस्कवर करनी होंगी। तभी युआन एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करने लग गया था। हालांकि ग्रैंडपा है तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, कह रहे थे कि उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम ज़रूर से ही ऐसा कर पाओगे। साथ ही वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कह रहे थे कि देखो याओ याओ, अभी तुम्हें मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, लेकिन अब ये सही वक्त नहीं। और फिर तुरंत ही उसको एक जेड पेंडेंट भी दे देते हैं। उसे बताने लग पड़े होते हैं कि देखो ये जो जेड पेंडेंट है ना, जैसे ये ब्लो अप करने लगे तुम समझ जाना कि कोई खतरा है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना होगा तुम्हें। साथ ही वो यहाँ पे कह रहे थे कि देखो युआन बहुत ही अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। जिसके साथ ही वो उसके माथे पे लगी हुई एक सील के बारे में भी बताने लग गए थे। तो यहाँ पे युआन कह रहा था कि वैसे मैं इतना ज़्यादा क्वालिफाइड भले ही ना हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा है तुरंत ही अपने हाथ के ऊपर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करने लग जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारा पावरफुल एक टेलीपोर्टेशन एरे बनने वाला था। हालांकि याओ याओ बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, कह रही थी कि कम से कम इतना तो बता दीजिए कि फ्यूचर में मिलेंगे या फिर नहीं। तभी ग्रैंडपा ने उसकी तरफ से मुंह हटा लिया था, मतलब कि उन्हें खुद भी इसका आंसर नहीं पता है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे युआन तुरंत ही यहाँ पे सीनियर से इजाज़त लेता है, कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना एहसान करने के लिए। तभी ग्रैंडपा तुरंत ही उनको वहाँ से गायब कर देते हैं। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे युआन वहाँ से चला जाता है, कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ का सारा वेदर तब्दील होने लग गया था। और इसी के साथ ग्रैंडपा कहने लग गए थे कि वैसे काफ़ी वक्त हो चुका है मुझे प्रैक्टिस करे हुए, तो फिर अब मैं ढंग से प्रैक्टिस करूँगा, मतलब कि फ़ाइट करूँगा। लेकिन तभी स्काई के अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग निकलती है और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ काफ़ी पावरफुल पर्सन आए हुए थे, जिनमें से एक कहता है कि तुम्हें हमारे हवाले वो पर्सन करना ही होगा, चलो जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन ग्रैंडपा कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि आज तुम मेरे सामने अपीयर हो ही गए हो, क्योंकि वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो नहीं मिलने वाला। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और क्या है स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि धरती के पार से निकल जाता है। जिसके साथ ही ग्रैंडपा की बॉडी हमें दिखाई जाती है, जिसके ऊपर ढेर सारे स्क्रिप्चर्स अपीयर हो गए थे, मतलब कि ग्रैंडपा वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ग्रैंडपा एंड उस आगे वाले बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इवन एक और बंदा आ जाता है, ग्रैंडपा अकेले उन दोनों से डील कर रहे थे और बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहे थे। इवन टेलीपोर्टेशन एरिया के थ्रू होते हुए वहाँ से ब्रह्मांड की ओर ही निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे आके क्या ही शानदार तरीके से वो फाइट करने लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सीन ये दिखाए जाते हैं फाइटिंग के, जहाँ पे ग्रैंडपा अकेले इन सब के ऊपर हावी पड़ रहे थे, बल्कि बहुत बुरे तरीके से इन्हें कूट रहे होते हैं। इवन यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना लेते हैं, इवन इनकी जान ही निकलने वाली थी, लेकिन ग्रैंडपा तो वाकई में सब पे भारी हैं। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि वो घोस्ट जैसा दिखने वाला बंदा वो भी अपनी काफ़ी सारी पावर को समन कर लेता है, क्योंकि ग्रैंडपा के साथ में डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल जो होता जा रहा है इन लोगों के लिए। अभी वो थोड़े और भी ज़्यादा अवेयर हो गए थे एंड उसके बाद तुरंत ही आगे बढ़ते उस पावर से टकरा गए थे एंड आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें इस पावर थोड़ी बहुत झलक दिखाई जाती है, जिससे साफ नज़र आ रहा था कि ओपोनेंट्स भी कुछ कम नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तीनों के तीनों ही मिलके। हालांकि इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ग्रैंडपा अकेले इन सब के ऊपर हावी हो रहे हैं, बल्कि अपनी काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ करते जा रहे हैं इन तीनों के ही ऊपर। एंड तभी वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को भी समन कर लेते हैं, जिसकी पावर के थ्रू काफ़ी सारी इमेंस अमाउंट के अंदर दोनों के अंदर ही टकरार हो जाती। इवन एक पूरा का पूरा ग्रे ही वहाँ पे बर्बाद हो चुका था। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है याओ याओ जो कि फिलहाल युआन के साथ में थी एंड कह रही थी कि मुझे ग्रैंडपा के पास में वापस जाना होगा, न जाने वो कैसे होंगे, एनिमीज़ ने कहीं उनके ऊपर हमला ना कर दिया और मुझे रिवेंज लेने में उनकी मदद करनी है। तभी युआन कह रहा था कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में, तो वो कह रही थी कि ये चीज़ तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपने ग्रैंडपा की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है कि कहीं किसी ने उन्हें हार्म ना कर दिया हो। तभी युआन के फादर की आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि कह रहे थे कि युआन तुम वापस आ चुके हो। एंड हम देखते हैं कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था, जहाँ पे युआन बैठा हुआ खाना खा रहा होता है एंड उसकी मदर उसे सर्व पे सर्व करे जा रही थी। युआन कहता है कि मदर ये कितना ज़्यादा दे दिया है आपने। तभी उसकी मदर कहती है कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। तभी वो कह रही थी कि याओ याओ बेटा तुम भी जियाओ सूप ट्राई करो, ये हमारे रॉयल सीक्रेट पैलेस से बन के आया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल तो तुन भी कहने लग गया था कि मुझे भी ये
चाहिए है। तभी यहाँ पे फ़िलहाल वो उसको खिला देती है। साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड एम्परर तो वाइन भी पीने लग गए थे निकाल के, लेकिन उसकी स्मेल फ़िलहाल तो उस लड़की को काफ़ी पसंद आने लग गई थी एंड कह रही थी कि ये किस तरीके की मेडिसिन है। तो यहाँ पे क्वीन हंसने लग जाती है एंड कह रही थी कि बेटा ये कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड है, तुम इसे कंज्यूम नहीं कर सकती, ये लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि लेकिन मुझे इसे ट्राई करना है। एम्परर तो उसे पूरा का पूरा जार ही दे देते हैं एंड कह रहे थे कि हाँ ठीक है तुम इसे पी सकती हो। एंड वो पूरा जार लेके ही उसे ड्रिंक करने लग गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ पे अब तो फिलहाल युआन भी उसकी शक्ल को देख रहा था कि ये याओ याओ आखिर क्या कर रही है। याओ याओ बाद में कहती है कि डिलीशियस था। क्वीन कहती है कि एम्परर आखिर आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी लड़की को आपने क्या दे दिया है, आपको अंदाज़ा भी है। एम्परर मुस्कुराने लग गए थे अपनी इस हरकत पर, लेकिन तभी क्वीन को यहाँ पे कफ होने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने पास में रखा हुआ एक लोटस फ्लावर दे देती है एंड कह रही थी कि ये जेड लोटस फ्लावर आपकी बॉडी को नरिश करेगा, मैं देख पा रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी है। हालांकि क्वीन उसे कह रही थी कि ये जो ड्रिंक तुमने पी है वो इतनी ज़्यादा रेयर नहीं थी जो तुम उसके बदले मुझे हील करने के लिए फ्लावर दे रही हो। लेकिन याओ याओ उदास हो चुकी थी, जिसके मूड को देखते हुए यहाँ पे फ़िलहाल तो प्रिंस युआन कह रहा होता है कि मदर इसे रख भी लीजिए, मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी प्यार से आपको दिया है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है एंड कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि आपको जल्द से जल्द किंग यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आपको याद किया गया है लॉर्ड टांशु के द्वारा। तो वो तुरंत ही वहाँ से उठ खड़े होते हैं एंड हम देखते हैं कि इसी के साथ फ़िलहाल तो वहाँ पर जाके बैठ गए थे। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इन लोगों के टेम्पल हैं A, B, B और D के नाम से, जो कि अलग अलग जगह पे स्थित हैं। हालांकि इसी के साथ भी जो है वो कोर्टयार्ड के अंदर स्थित है जो कि किंग की के हाथ में मौजूद है। तभी वहाँ के जनरल को देखते हैं जो कि उसके रिलेटेड बातें बताने लग गया था एंड कह रहा था कि इस साल एक काफ़ी खतरनाक कंपटीशन होने वाला है, आपको तो पता ही होगा एम्परर इस बारे में, वैसे आप इन सारी चीज़ों से अवेयर भी हैं एंड मैंने सुना है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है इस बार। तभी यहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में एंड मैं समझता भी हूँ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन युआन अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसको हम इस कंपटीशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते। लेकिन तभी युआन कह रहा होता है कि फादर अब वक्त आ चुका है रिबेल करने का, तो मुझे लगता है कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, कितना वक्त बाकी है इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ ईयर में इसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा। ये सुनने के बाद तो जनरल भी खुश हो गया होता है, कह रहा था कि आपका फैसला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हार्ड करनी होगी क्योंकि इसके अंदर कोई लो लेवल के कॉम्पिटिटर तो आते ही नहीं है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान नहीं होइए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से करूँगा, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल यहाँ से अपनी एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। ये सुनते ही जनरल कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर, एंड जहाँ तक मुझे लगता है मुझे आपसे पूरी ही उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे करेंगे। साथ ही यहाँ पे फ़िलहाल तो खड़ा हुआ सोच रहा था युआन कि अब वो क्या करेगा। हालांकि यहाँ पे जो जनरल था वो कह देता है कि अगर आप टॉप 10 में भी आ गए तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हाउसेस के लिए भी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि टॉप 10 के बारे में क्या ही फिक्र कर रहे हो, मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगा। जिसके साथ ये सीन कट हो रहा था। अब हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो युआन अपनी फ्रेंड के साथ में मार्केट के अंदर टहल रहा था, जो कि उससे पूछ रही होती है कि आखिर आजकल तुम हो कहाँ पे, ओ तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहने लग गया था कि हाँ बिल्कुल, वो बस मुझे जनरल की बातों पे थोड़ा ध्यान देना है, उन्होंने कहा था ना। जिसके साथ ही वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि आखिर मसला क्या है बताओ ना मुझे। लेकिन उसे इतना सामने देख के वो उसे तुरंत ही पीछे हटा देता है, कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए, समझी तुम। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड वो देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है युआन को इस तरीके से खुश। हालांकि तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता और कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे खड़े हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे खड़े होने से कोई फ़ायदा होने वाला है, वैसे वो कंपटीशन जो आ रहा है उसके बारे में तो सुना ही होगा है ना। तभी फैंग कह रहा था कि बिल्कुल यंग प्रिंस, मुझे उसके बारे में पता है, वैसे आप जैसे टैलेंटेड पर्सन मेरे सामने खड़े हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। वैसे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। लेकिन तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ वो सब कुछ छोड़ो, मेरी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की युआन के बारे में ज़्यादा फिक्र करनी होगी, क्योंकि लगातार दिन ब दिन वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। एंड अगर रास्ते में कोई कांटा आए तो फिर उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के रास्ते का कांटा काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग आगे बढ़ गया था। एंड अब हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन को उस लड़की के साथ में देख के अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रिंस उसे पीछे से और भी ज़्यादा भड़का रहा था कि मुझे लगता था पहले से कि तुम्हारे बारे में कुछ तो है जो कि बाकी सबसे अलग है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही है फैंग। हालांकि फैंग को ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। एंड वो कह रहा था कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, युआन से बदला तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपटीशन के अंदर मैं अपना ओपोनेंट इस युआन को ही चुनने वाला हूँ। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस उससे कह रहा था कि ठीक है, अपने लक को ट्राई कर लेना, क्या पता ऐसा हो ही जाए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि प्रिंस, मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरे बारे में इतनी फिक्र कर ली है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी प्रिंस भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे बारे में वाकई में कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर ली है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो सेकंड एकेडमी का कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अंदर युआन ज़रूर से ही जाएगा, तो प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेस्ट मौका होने वाला है, बिना किसी इल्ज़ामात के इसमें अच्छा करना। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ठीक है। एंड वहाँ से यंग प्रिंस तुरंत ही चला गया था। जिसके साथ यहाँ पे फैंग कह रहा था कि जितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट मैं तुम्हारी वजह से हो रहा हूँ, मैं आज तक कभी नहीं हुआ, जिसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा, समझे तुम। हालांकि यहाँ पे युआन को तो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। जिसके साथ ये सीन कट होता है। अब हमें बताया जाता है ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार टेक्निक है। एंड उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है युआन। इस टेक्निक की अपनी और भी काफ़ी सारी खासियत है, और जैसे जैसे युआन इस टेक्निक को परफॉर्म करता जाएगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। एंड अपनी अपनी उन मेरिडियंस को और भी अच्छे से फील कर सकता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने थोड़ा बहुत सेंसेस करना स्टार्ट कर दिया था आसपास में। एंड वो कह रहा था कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, मैंने ड्रैगन ब्रेथ को फील करना सीख लिया है, कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। हालांकि याओ याओ कह रही थी कि तुमने काफ़ी जल्दी से सीख लिया है। लेकिन तभी टुन टुन वहाँ पे आगे बढ़ता है। एंड वहाँ पे वो काफ़ी टशन दिखाते हुए आगे आने लग गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तो ह्यूमंस की तरह इस टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था, जिसे देख के युआन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कह रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़। जिसके साथ ही यहाँ पे मिस कह रही होती हैं कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जल्दी वक्त में काफ़ी अच्छे से इस टेक्निक को परफॉर्म करना सीखा है, लेकिन ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक जितनी आसानी से तुमने की है ये इतनी ईजिली नहीं होती है, बल्कि अगर तुम टुन टुन को देखो तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कितने अच्छे से कर रहा है। युआन कह रहा था कि क्या इस सच में ऐसा कर सकता है, एंड आखिर इस एनिमल के पास में ऐसी पावर आई कहाँ से। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ उसे बताने लग गई थी कि ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक परफॉर्म करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हें अपनी कंट्रोल करना होगा ब्रेथ के ऊपर। साथ ही इसके अलावा तुम्हें और भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना रहता है। एंड अगर तुम ये सब कुछ करने में कामयाब हो सकते हो तभी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक पूरे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी तुम्हारे साथ। हालांकि हम देखते हैं कि आसपास कुछ अजीब सी क्रिस्टल्स फैलने लग गए थे। युआन अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वहाँ पे उस नन्हे बीच ने उसको कंप्लीट कर लिया तभी वहाँ पे एक पावर बॉल आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली थी। अब यहाँ पे उसको देखने के बाद युआन कह रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी यहाँ पे बीच तो आराम से सांसें ले रहा होता है। एंड इसको देख के कह रहा था कि मिस याओ याओ मुझे बता दो कि आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिसके साथ ही वो एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। धीरे धीरे करके उसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। हालांकि यहाँ पे वो उसे ओरिजिनली परफॉर्म नहीं कर रहा था, बस प्रैक्टिस करके देख रहा होता है। एंड मिस याओ याओ भी उसे गाइड कर रही थी, साथ ही अब वो अपनी मेरिडियंस को भी फील कर पा रहा था। जिसके साथ यहाँ पे जैसे ही उसको ओपनिंग होती है तो फिर उसे काफ़ी पेन भी उसकी चेस्ट के अंदर महसूस होने लग गया था। कभी मिस याओ याओ कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, वैसे मुझे लगता है कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक तुम्हारे लिए थोड़ी हैवी ही रही। लेकिन तभी वो कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसे एक बार फिर से परफॉर्म कर सकता हूँ। तभी मिस याओ याओ उसे कहती है कि अरे नहीं, एक दिन में इसे एक से ज़्यादा बार परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर बात बन सकती है। तो युआन कहता है कि अरे नहीं, मुझे पता है कि मैं इसे कर पाऊंगा एंड मुझे पूरा भरोसा है। तो मिस याओ याओ उसे उसके हाल पे छोड़ देती है। एंड ये सुनते साथ ही वो एक बार फिर से उसे परफॉर्म करने लग गया था। मिस याओ याओ भी अब फिलहाल युआन को देख के कह रही होती है कि इसका मतलब युआन की मेरिडियंस कभी ख़त्म हुई नहीं थी, बल्कि उसकी मेरिडियंस बस ब्लॉक हो चुकी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युआन उसे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था उसको प्रैक्टिस करने के बाद। तो मिस याओ याओ कह रही थी कि बस अब बहुत हो गया है,
तुम्हारा, चलो अब रेस्ट कर लो। जिसके साथ ही वो उससे बातें करने लग गया था एंड कह रहा था कि मिस याओ याओ, क्या तुम मुझे उस पेन के बारे में बता सकती हो जो कि मास्टर है ही ने मुझे दिया था, मुझे उसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता, उसके ऊपर कुछ टेस्ट भी लिखा हुआ है, उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। तो याओ याओ उसे बताने लग गई थी कि वो एक तरीके का वेपन भी है, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहो तो फिर एक सोल ब्रेकिंग टेक्निक भी उसके थ्रू समन कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल तो वो काफ़ी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन में बैठ चुका होता है एंड कल्टीवेट कर रहा था एंड काफ़ी कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो एक अजीब से कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे किसी की आवाज़ आती है एंड वो एक ग्रह के पास से आई थी जिसके अंदर डीमन एंड गोड्स का क्योस मचा पड़ा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हैरान था। तभी वहाँ से उसे एक आवाज़ आती है कि ये वर्ल्ड है डीमन एंड गोड्स का, अगर तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है तो फिर डर क्यों रहे हो, हमारे पास आओ। ये सुनने के बाद युआन कह रहा था कि वैसे मुझे घबराहट हो रही है लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही है किसी भी हालत में। तो फिर वो कहता है कि डरना ही कैसा, और फिर तुरंत ही उस ग्रह की तरफ चला जाता है। हालांकि जैसे धीरे धीरे करके उसके पास जाता है तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था जिसके चलते यहाँ पे युआन को भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज वगैरह होती हैं, लेकिन युआन उससे कैसे भी करके मैनेज कर लेता है। साथ ही वो कह रहा था कि मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करूँगा पूरा करने के लिए। वो उस ग्रह के बारे में बार बार सोच के उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है बट उसके पास जा ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो उस पर्सन से लगातार कांटेक्ट में होता है जो कि उसे डीमन एंड गोड्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दे रहा था। ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस याओ याओ कहती है कि युआन तुम काफ़ी जल्दी स्पिरिचुअल सोच से बाहर आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन डीमन एंड गोड्स से कितनी बार बात की? तभी वो कहता है कि हाँ मैंने 88 टाइम्स बात की है। ये सुनने के बाद तो मिस याओ याओ और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी एंड कह रही थी कि इसका मतलब मैंने सही सोचा था, तुम्हारी पावर कभी डैमेज हुई नहीं थी बल्कि तुम पहले से इतने स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही वो उससे उस पेन के बारे में पूछने लग गई थी तो फिर वो उसे पेन निकाल के भी दिखाने लग गया था। फिलहाल तो यहाँ पे मिस याओ याओ कहती हैं कि जो इस पे फर्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हें इसे देख के लर्न करना होगा। तो फिर वो उसे देख के समझ गया था एंड कह रहा था कि हाँ इसके ऊपर एक मेथड तो लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे परफॉर्म करूँ? तो वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये कहना था कि युआन उसको लेके अपने साथ में थोड़ा बहुत खेलने लग गया था एंड अब वो उसे परफॉर्म करना भी सीख रहा होता है। मिस याओ याओ उसे काफ़ी कुछ सिखा रही थी एंड युआन काफ़ी डेडिकेशन के साथ हर एक चीज़ को सीखता जा रहा था। उसे देख के लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा उतावला था अपनी इस प्रैक्टिस को करने के लिए, लेकिन काफ़ी वक्त उसका ज़ाया हुआ क्योंकि उसकी मरेडियंस ढंग से ओपन जो नहीं थी। हालांकि इसी के साथ मिस याओ याओ ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था और अब फाइनली वो दिन आ ही चुका था जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का था। जिसके साथ ही हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं। युआन की फ्रेंड भी वहाँ पे आ चुकी थी जो कि उसे देख के कह रही होती है कि जाओ मेंशन के अंदर तुम काफ़ी दिनों से नहीं दिखे, आखिर तुम हो कहाँ जाओ युआन? तभी युआन कहता कि अरे मैं बस हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था जिसके चलते मुझे वक्त नहीं मिला। हालांकि इसी के साथ यंग प्रिंस को देखते हैं जो कि फैंग के साथ में वहाँ मौजूद था एंड कह रहा होता है कि चलो आज देखना हो ही जाए कि आखिर ये युआन कितना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। हालांकि इसी के साथ जनरल को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे तो फिर सेकंड वाले बंदे उन्हें चिढ़ाने लग गए थे ये कह के मुझे नहीं लगता कि युआन कुछ अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं। तो वो कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा तो फिर सबको रियलिटी पता लग ही जानी है। हालांकि इस बात से उन्हें गुस्सा आता है, वो तुरंत ही उठ के खड़े हो गए थे एंड कह रहे थे कि बस कंपटीशन को स्टार्ट करो। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही एल्डर खड़े हो चुके थे और वो सभी के सामने फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करते हैं एंड फर्स्ट कंटेस्टेंट होने वाले थे अपने युआन एंड पेयुन। पेयुन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसका नाम सुनने के बाद यंग प्रिंस भी कह रहे थे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ युआन तो अब अपने पैरों पर भी सलामत नहीं जा पाएगा एंड बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि प्रिंस युआन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम से कम उनके हिसाब का कमज़ोर ओपोनेंट तो चुनना ही चाहिए था। ये सब कुछ सुनने के बाद भी युआन चुप होता है एंड उसकी फ्रेंड उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन युआन के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। हालांकि युआन बस आगे ग्रीड ही कर रहा था, लेकिन उस बंदे ने ज़रा भी देर नहीं लगाई बल्कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो काफ़ी फास्ट था बट युआन उससे बच जाता है। जिसके साथ ही अब वो युआन के ऊपर काफ़ी फास्टली अटैक कर रहा होता है। युआन उसके एक अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था एंड कह रहा होता है कि इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं। तभी वो कहता है कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो, वैसे मैं तुम्हें कुछ ही देर के अंदर हरा दूंगा। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला है।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर युआन तो बस उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, बल्कि उसे उसके नीज पे बैठा दिया था एंड कह रहा होता है कि बस भी करो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड है अपने ऊपर। एंड हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग निकलने लग गई थी। तुरंत ही युआन को वो पीछे हटा देता है, जिसके साथ ही बाकी सारे लोग भी अब युआन के बारे में बातें कर रहे थे एंड कह रहे होते हैं युआन वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन की तारीफ सुनने के बाद उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करके आगे बढ़ रहा था, बट सरप्राइजिंगली युआन उसे हिट करता एंड वो काफ़ी बुरे तरीके से जाके धंस चुका था उसी घर के पास में। एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे लाइटनिंग नहीं लेना चाहिए था, और बाकी सारे लोग के सामने भी कह रहा होता है कि वैसे इस बंदे को हर्ट करने का मेरा मकसद था नहीं। हालांकि युआन वहाँ से चला जाता है तो बाकी सारे लोग युआन को अब चीयर भी कर रहे थे। यहाँ पे एरिना के अंदर फिलहाल तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब एल्डर खड़े थे तो फिर यहाँ पे लोग भी बातें बनाने लग गए थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये युआन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया है, क्योंकि किसी ने भी युआन से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इवन अब लोग अब उसके ओपोनेंट का भी मजाक बनाने लग गए थे कि वैसे तो ये लोग हमेशा ही अपनी तारीफ़ करते रहते हैं लेकिन किसी भी काम के हैं नहीं। जिसके साथ ही अब लोग युआन को ग्रीट भी करने लग गए थे। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे आ गई थी और कह रही होती है कि तुमने तो खुद को काफ़ी अच्छे से छिपा रखा था अब तक एंड अपनी रियल स्किल्स किसी के सामने ही नहीं आने दी। युआन अब वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है। तभी प्रिंस को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि युआन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तभी उसके साथ वाली लड़की कह रही थी कि बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, ज़रूर से ही कुछ ना कुछ कर रहा है जो कि फ़िलहाल हम सभी को नहीं पता। तो प्रिंस कह रहा होता है कि कोई भी बात नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम इसको हराएंगे इसी कंपटीशन के अंदर। एंड उससे उसका मतलब फैंग की तरफ था। फिलहाल तो फैंग भी युआन की तरफ ही देख रहा था एंड उसे बहुत अच्छे से पता था कि आखिर युआन को किस तरीके से हराना है। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कहता है कि युआन अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन भी अभी पीछे पलट के देखने लग गया था इन सारे ही लोगों को। एंड यहाँ पे वो सारे के सारे लोग काफ़ी बुरे तरीके से युआन को देख रहे होते हैं, जिसके चलते युआन ये समझ चुका था कि अभी थोड़ा खतरा आ गया है। हालांकि इसी के साथ उसकी फ्रेंड भी उसे कह रही होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बोलो आखिर तुम्हारी कितनी सारी पल्स ओपन है, यानी कि वो उसके मेरिडियंस के बारे में पूछ रही थी। तो वो झूठ कह देता है कि सिर्फ 2। ये सुनने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी भी उसे शक हो रहा था एंड कह रही होती है कि तुमने इतनी जल्दी अपनी 2 मेरिडियंस को एक्टिवेट कैसे कर लिया। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, लेकिन जो भी हो मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉप 10 डिसाइबल्स के अंदर तुम ज़रूर से ही चुने जाओगे। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट अब फाइट होने वाली थी सू यू वेई एंड जाओ फैंग के बीच में, जो कि फ़िलहाल होस्ट अनाउंस करते हैं। तो इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सू काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, बल्कि वो एक ही पंच में अपने ओपोनेंट को गिरा देती है। के बाद अब हमें और भी बाकी सारे लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड सभी को काफ़ी अच्छे से अपना 100% देना आता था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट अब फाइनल्स के अंदर पहुँच चुके थे एंड ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने फाइट की थी, जिसके चलते आसपास मौजूद लोग इन्हें चेयर कर रहे होते हैं एंड इवन इनमें से कुछ को तो हीरो भी घोषित कर दिया जा चुका था। जिसके साथ ही काफ़ी वक्त तक ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, जहाँ पे हमें कुछ लोगों की मिस्टीरियस पावर भी देखने को मिलती है। हालांकि लास्ट में जब फाइट एक बंदे की फैंग के साथ में होती है तब हमें फैंग की असली पावर देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं से हमें रियलाइज़ हो जाता है कि फैंग एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है एंड वो अपने ओपोनेंट को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारता है। इवन वो उसके स्टमक के अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि उसका ओपोनेंट वहीं पर बेहोश हो गया था एरिना के ही अंदर। लोग देख रहे होते हैं फैंग की पावर को एंड फैंग भी काफ़ी एरोगेंटली आगे बढ़ रहा था। इवन यहाँ पे लोग कह रहे थे कि फैंग वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है एंड उसे देख के लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जितने भी लोग आए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फैंग ही होगा। हालांकि फैंग की नज़रें धीरे धीरे करके युआन को भी देख रही होती हैं। युआन को भी इस बात का अंदाज़ा था कि आखिर फैंग उसकी तरफ क्यों देख रहा है। इवन जब वो बंदा धीरे धीरे करके उठ के खड़ा हो जाता है तब भी उसे युआन अभी ऐसा ही नज़र आ रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। युआन को इस पॉइंट पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक
और फिस्ट अटैक उसकी नेक के अंदर ही कर देता है, जिसके चलते उस बंदे का हाल काफ़ी ख़राब हो चुका था। इवन हमें देखने को मिलता है कि वो बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से गिरा देता है और वो बंदा वहाँ पे जाके ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। यहाँ पे फैंग उसे और भी बुरे तरीके से परेशान कर रहा था। इवन ऐसा लग रहा होता है कि अगर इसे थोड़ा और मारा गया तो ये मर ही जाएगा। एंड इस बात से युआन को काफ़ी गुस्सा था। इवन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर भी कह रहे थे कि बस भी करो युआन, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन को तुम काफ़ी पर्सनली ले रहे हो। इस कंपटीशन का मतलब किसी ओपोनेंट की जान लेना नहीं, लेकिन फैंग तो जानबूझ के युआन को चिढ़ाने के लिए एक बार फिर से उस ओपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से मारता है। हालांकि फैंग उस बंदे को पकड़ लेता है, तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से वो चला गया था। एंड युआन की नज़रें होती हैं उसी बंदे के ऊपर। एंड कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इसने ऑलमोस्ट अपनी फोन में रेडियंस को ओपन कर ही लिया है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि आप सभी में से 40 स्टूडेंट्स को अब एडवांस में भेजा जा रहा है, यानी कि ये सेकंड राउंड होगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि सेकंड राउंड में काफ़ी अच्छा फैंग ने किया, साथ ही सूबी बहुत अच्छा कर रही थी एंड वो अपने ओपोनेंट को एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में मार रही होती है। लेकिन जिस तरीके से युआन अपने ओपोनेंट्स को ट्रीट कर रहा है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सू ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। लास्ट में हमें प्रिंस देखने को मिलता है जो कि एक बंदे यूशी को अपने पास में बुलाता है एंड उससे कह रहा था कि तुम्हारी फ़ाइट होने वाली है उस लड़के युआन के साथ, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से फ़ाइट करोगे तुम। तभी वो काफ़ी थोड़ा घबराया हुआ भी नज़र आ रहा था एंड कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस लड़के के साथ में डील करने की। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अब एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी फिलहाल तो। एंड वो बंदा तुरंत ही आते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक युआन के ऊपर करता है। हालांकि हम देखने को मिलता है कि युआन पल में वहाँ से गायब हो गया था, बल्कि काफ़ी सारे अटैक्स युआन ही उसके ऊपर कर देता है, जिसके चलते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। युआन अभी भी उसके ऊपर अपने फुल प्रेशर से अटैक नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो बंदा घबराया हुआ था। एक तरफ से युआन उसकी हालत ख़राब कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से प्रिंस का भी डर उसे काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली जब युआन उसके ऊपर अपना लास्ट स्पिरिचुअल हैंड अटैक करता है तभी यहाँ पे वो इतना ज़्यादा घबरा गया था। एंड यहाँ पे सभी लोग उसके इतने ज़्यादा डरे हुए फेस को भी देख रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मोमेंट को देखने के लिए कि आखिर इस मोमेंट में अब होने क्या वाला है। तभी वो बंदा जो कि अपना सर पकड़े हुए था, सरप्राइजिंगली युआन उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो अटैक उस बंदे के ऊपर होने वाला था युआन उसे ख़त्म कर देता है। युआन उससे पूछता भी है कि बताओ एक बार फिर से तुम फाइट करना चाहोगे क्या। तभी हमें नज़र आता है कि वो बंदा खुद ही हार मान लेता है। एंड इसी के साथ अब हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे कि युआन ने अपने ओपोनेंट को काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया है। लेकिन प्रिंस को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड सोच रहा होता है कि इस युआन से तो अब डील करना ही होगा, जिसके साथ ही अब वो फाइनली युआन की तरफ को इशारा कर देता है एंड वो उसे डायरेक्ट मौत की धमकी दे रहा था। लेकिन युआन कहाँ ही उसकी इन बातों से डरने वाला है। तभी हमें बताया जाता है कि अभी इस राउंड में 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा चुका है जो कि अब अपने फाइनल राउंड यानी कि थर्ड राउंड के अंदर एंटर करेंगे, जिसके चलते यहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब ये लास्ट फाइट हो जाती है। युआन जब वहाँ से गुजर रहा था तभी उसे सुनने को मिलता है कि अब उसकी फ़ाइट होने वाली है लिन फैंग के साथ में। ये सुनने के बाद वो खुद भी हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि सब कुछ तो प्रिंस का किया धरा था। हालांकि इसी के साथ प्रिंस ये भी कह रहा होता है कि जाओ जाके इस बंदे को ख़त्म कर दो। एंड फैंग तो इस वक्त के लिए कब से इंतज़ार भी कर रहा है, क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल ग्रजेस भी हैं। बाकी सारे लोग जो कि नीचे खड़े थे वो बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये प्रिंस करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये सारे के सारे आखिर एक तरफ क्यों हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपना नाम सुनने के बाद जिस तरीके से युआन हैरान था, बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे कि अब तो युआन का बचना नामुमकिन है, क्योंकि लिन फैंग के सामने आखिर युआन की औकात ही क्या है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि मास्टर जो कि यहाँ पे मौजूद थे वो कह रहे होते हैं कि आखिर दास हाउ मेंशन के अंदर यही होता आया है क्या, आप लोग अपनी मर्जी से किसी से भी फाइट करवा सकते हैं, वो भी अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए। लेकिन तभी वो मास्टर कह रहा होता है कि बस भी करो, तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने का अधिकार किसने ही दिया है, चुप हो जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे मैटर में बोलो। जिसके साथ ही वो मास्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा, लेकिन फिर भी जो आप ये कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि एरिना के अंदर अब युआन चुपचाप खड़ा था, तो फिर यहाँ पे प्रिंस इशारा करता है तो उसके बाद फैंग भी एरिना के अंदर ही जाके खड़ा हो गया था। इन दोनों का आमना सामना होता है तो फिर प्रिंस की फ्रेंड भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जाओ युआन इस बार जीत के ही वापस आएगा।
एंड अभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो मजाक वाले वे में ऐसा कह रही थी, तो फिर ये सुनने के बाद तो सूबी आगे आ जाती है एंड कह रही थी कि मेरी बात सुनो, तुम ही गलत कर रहे हो, युआन वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे एल्डर कह रहे थे कि लड़की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो इस कंपटीशन के अंदर बीच में बोलने की, क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट आगे नहीं करना चाहती। तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि आप बस जानबूझ के युआन को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो कब का एंड हो चुका है इस राउंड का। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि युआन ही उसे चुप करने के लिए कह देता है एंड उसे कह रहा था कि बस करो। तभी यहाँ पे अफसू उसकी बात मान जाती और कह भी क्या ही सकती थी, जिसके चलते अब वो तुरंत ही अब साइड में जाके खड़ी हो जाती है। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि युआन कह रहा था कि खड़े क्या हो, स्टार्ट करो। तो फैंग उसे कह रहा है कि चलो ठीक है, अब जब तुम यहाँ पे एंटर कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिंदा तो इस एरिना से वापस तुम्हें जाने देने नहीं वाला हूँ, आज मैं तुम्हें हराऊंगा ही। और उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके युआन भी कह रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि कोई ओल्ड मैन हो, मुझे लग रहा है कि तुम डर रहे हो मुझसे। तो फिर फैंग कहता है कि आखिर तुम बात किससे कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं भला तुमसे क्यों ही डरने वाला हूँ। जिसके साथ ही अब ये कॉम्पिटिशन फाइनली स्टार्ट हो ही जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फैंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अटैक करता है युआन के ऊपर। लेकिन युआन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है, जिसके साथ ही अब वो पलट के उसके ऊपर अटैक्स भी करने लग गया था। तभी हमें देखने को मिलता है कि फाइनली जाके यहाँ पे इन लोगों के बीच में फाइट एक एक्सट्रीम लेवल पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे फैंग अब अपनी आधी से ज़्यादा पावर उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन युआन भी अपनी काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करता है। सू फिलहाल तो परेशान होती है एंड साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रिंस भी यही कह रहा था कि आखिर इस फैंग को हो क्या गया है, काफ़ी वक्त हो चुका है अभी तक ये जीत ही नहीं पा रहा। और बाकी सारे लोग भी अब यही सब कुछ नोटिस करने लग गए थे। वो कह रहे होते हैं कि फैंग वाकई में नहीं जीत पा रहा है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि युआन वाकई में इतना ज़्यादा पावरफुल तो है ही। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड पावर का इस्तेमाल करते साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज़ भी करने लग गया था। अब वो आगे बढ़ रहा होता है फिर से अटैक करने के लिए, लेकिन युआन उसके अटैक से बच गया था। एक और अटैक करता है, युआन उससे भी बच जाता है एंड हम देखते हैं कि अब वो उसी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था जो कि उसे उस फेरी ने सिखाई है। एंड साथ ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पास में वो उसे काफ़ी कुछ बता रही थी इस टेक्निक के बारे में, कह रही थी कि तुम्हें इस एयर के साथ में बातें करनी होंगी एंड इसकी स्पीड के साथ ही आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे फिलहाल तो फैंग लगातार अटैक्स पर अटैक्स करे जा रहा था, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता। फैंग परेशान था कि आखिर ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो क्या रहा है। वो युआन के ऊपर अटैक कर रहा है, युआन उससे बच रहा है, आखिर ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। एंड हम देखते हैं कि युआन लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए बार बार उसके हर एक अटैक से बचता जा रहा था, जिसके चलते फैंग और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड यही सब कुछ सोचते सोचते उसके अटैक्स भी अब ज़्यादा हिट नहीं हो पा रहे थे। इवन वो गुस्से में काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा होता है, जब भी कुछ फ़ायदा नहीं था। लास्ट में हम देखते हैं कि युआन ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है एंड एक अटैक भी करने वाला था, लेकिन इसी के साथ फैंग भी उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट अटैक करता है। युआन बचते बचते वहाँ पे ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी सेव कर लेता है वो खुद को। साथ ही अब बाकी सारे लोग भी इस फाइटिंग को काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ देखने लग गए थे, क्योंकि सभी को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा होता है। स्पेशली वो मास्टर भी देख रहे थे। फैंग वहाँ पे रुक जाता है, कह रहा था कि युआन मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तभी यहाँ पे वो उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था कि देखो मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। तभी युआन को देखते हैं जो कि फिलहाल अब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है एंड अपनी एनर्जी के थ्रू ही वो एक शील्ड भी बना लेता है ताकि ढंग से आप फैंग के साथ में फाइट कर सके। तो फैंग भी कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारा ट्रम्प कार्ड यही है। वेल जो भी हो मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी आसानी के साथ मैं तुमसे अभी भी डील कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ मुश्किल नहीं। तभी हमें देखने को मिलता है कि युआन आगे बढ़ गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो भी अपनी आयरन सोल्जर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फायर की पावर के साथ युआन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन फैंग ने किसी अजीब से ही बॉल को समन कर लिया था जिसके अंदर एलिमेंट की पावर थी एंड वो एलिमेंट की पावर काफ़ी परेशान करने लग जाती है अब युआन को। लेकिन युआन अभी भी उससे डील करे जा रहा था एंड काफ़ी अच्छे से उसे टक्कर दे रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद तो प्रिंस भी कहने लग गया था आखिर एलिमेंट की पावर का टैक्स को ये युआन कैसे ब्लॉक कर पा रहा है। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। इवन वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है, लेकिन युआन उससे भी बच गया था। अब ये सब कुछ फैंग के लिए इंसल्टिंग होता जा रहा था एंड फैंग जैसे उसके ऊपर अपनी एलिमेंट की पावर से अटैक करता है तो फिर दूसरी तरफ से युआन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों ही पूरे एरिना के अंदर ऐसे ही घूमते फिर रहे थे एंड अच्छा खासा तांडव
बचा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युआन अब उसके ऊपर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि युआन अब अपनी ट्रू पावर को धीरे धीरे करके शो कर रहा होता है। फैंग कह रहा था कि आखिर तुम इसे हाइड क्यों कर रहे हो, ज़रा दिखाओ, हमें पता चलना चाहिए कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ फैंग भी अपनी काफ़ी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है। युआन के हाथों के ऊपर जो मार्क बना हुआ था वो भी डिसअपियर होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग अपनी पावर बॉल के साथ आगे बढ़ रहा था अपने फिस्ट के साथ में अटैक करने के लिए, तभी युआन की इनर बॉडी को देखते हैं, जिसकी इनर बॉडी के अंदर उसकी मरेडियंस अब काफ़ी सारी पावर के साथ जाके टकराने लग गई थी। एंड जैसे ही फैंग उसके ऊपर अटैक करता है तो हमें देखने को मिलता है कि फाइनली जाके यहाँ पे काफ़ी अच्छे से युआन उसके साथ डील करता है, इवन उसे पीछे भी हटा देता है। ये सब कुछ देखने के बाद एरिना में मौजूद लोग उसके ऊपर काफ़ी कमेंट पास कर रहे थे कि युआन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ फैंग अब उसके ऊपर अपनी उसी पावर बॉल से एक बार फिर से अटैक करने लग गया था। फैंग अटैक्स करे जा रहा था युआन पे, लेकिन युआन भी उनसे बचता जाता है, जिसे देख के लोग काफ़ी इंप्रेस हो चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओपोनेंट है। हालांकि इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके की फाइट अब स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे उठा के उसके हाथ के थ्रू से पटक देता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी युआन बच चुका था। तो यहाँ पे उसे डील करने के लिए वो अब अपनी काफ़ी सारी डिमोनिक पावर को भी रिलीज़ करता है, लेकिन युआन उससे भी डील करने में कामयाब हो गया था। तो अब वो कह रहा होता है कि बस हो गया, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करूंगा। उसका ही कहना ही था, लेकिन इतनी ही देर में युआन अपने पास में रखे हुए स्पिरिचुअल बीस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद फैंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अभी भी युआन नहीं रुकता और कह रहा होता है कि देखो, अभी मैं तुम्हें अपनी ट्रू ड्रैगन की पावर दिखाता हूँ। इवन वो पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसकी एनर्जी हर तरफ ही फैल रही होती है। अब यहाँ पे जैसे जैसे युआन आगे बढ़ता जा रहा था, फैंग थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर क्या हो रहा है ये। वो तुरंत एक शील्ड भी बना लेता है, लेकिन यहाँ पे युआन की पावर इतनी ज़्यादा थी कि फैंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड उसकी पावर के थ्रू ही फाइनली वो शील्ड ब्रेक हो जाती है एंड फैंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अरीना में मौजूद लोग अब काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं युआन की, क्योंकि उनकी नज़र में युआन अब एक हीरो बन के उनके सामने आया था। इसी के साथ वो स्पिरिचुअल मास्टर बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो सेकंड वाले मास्टर आगे खड़े हो जाते हैं, कह रहे थे कि चलो तुम्हें जो करना था कर लिया, अब रिज़ल्ट अनाउंस भी कर दो। होस्ट भी डर गया था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन अब यहाँ पर विनर का नाम तो उसे लेना ही था, तो फिर युआन का नाम काफ़ी डरते हुए ले देता है। बाकी सारे लोग अब युआन के लिए चीयर अप कर रहे थे एंड यहाँ पे युआन अभी देख रहा होता है स्काई की तरफ एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी था वो। एंड हम देखते हैं प्रिंस को, जो कि फ़िलहाल अपने फादर के पास में बैठा हुआ था और वो आज का सारा ही हादसा अपने फादर को बता रहा था कि आखिर आज क्या क्या हो गया। युआन ने शायद से चिपके से कल्टीवेशन कर लिया है, जिसके चलते उसने एरिना में काफ़ी लोगों को अच्छे से धोया है। लेकिन तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, वैसे भी मैं जानता हूँ उसके बारे में सब कुछ। तो इसी के साथ वो ये कहने लग गया था, अच्छा लेकिन फादर इस न्यूज़ को आपने बाकी सारी डेस्टिनीज़ के अंदर क्यों नहीं फैलने दिया है। तभी उसके फादर उसे गुस्से से देखने लग गए थे और कह रहे थे कि अच्छा ही होगा कि इसे अपने आप स्प्रेड होने दो, और वैसे भी स्प्रेड होना हो इस सब चीज़ों में तो हमारा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को आखिर क्या ही पता है बाकी सारी चीज़ों के बारे में। जिसके साथ ही यहाँ पे प्रिंस को अपने फादर की कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसके फादर की सारी बातें कहने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे चुपचाप होकर अपने फादर की बात सुननी ही पड़ती है। तभी वो वहाँ पे बुक रखते हैं और कह रहे थे कि फिलहाल तो ज़रा खुद को देखो कि तुम कैसे होते जा रहे हो, तुमने अपने ऊपर भी कभी ध्यान दिया है? कम से कम तुम तो खुद जीत के पहले फर्स्ट प्लेस लेके आओ, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करना। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और ये सोच के कि आखिर तुम क्या कर रहे हो इन 5 डायनेस्टी के साथ में। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पे प्रिंस कहने लग गया था कि फादर आप इस बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बहुत ही जल्दी उसको हरा दूंगा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ ये सीन कट होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल तो अपना युआन आ चुका था एकेडमी के अंदर। उसे एक अलग तरीके की एकेडमी में भेजा गया था उसके लेवल के हिसाब से। उस एकेडमी के लोग भी उसे वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि युआन यहाँ पे आ चुका है, इसका स्पेशल स्वागत किया जाना चाहिए। जिसके साथ ही युआन वहाँ पे मिस सू के साथ में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लड़की वहाँ पे हंसने लग गई थी और एक बंदा आ गया था और कह रहा था कि मेरा नाम यांगजी है। तो फिर यहाँ पे ये लोग भी उसको ग्रीट करने लग गए थे। वो कह रहा होता है कि वैसे आपके बारे में हम सभी ने बहुत ही ज़्यादा सुना है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि अगर आप इस जगह पे आके हमें ज्वाइन करेंगे, और वैसे भी इस जगह पे रह के हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही भाग कर आ जाती है, मिस
सू के पास में कह रही थी कि वैसे आपने इस जगह को चूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे जिया युआन के अंदर आपको सारे डिसेबल काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पोलाइट देखने के लिए मिलेंगे। वैसे हम सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये बात सुनने के बाद तो लड़कों के दिल को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि वो इसे फील कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मिस सू कह रही थी कि अच्छा और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तभी वो कह रही थी कि वैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी आपको ग्रीट करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वहाँ पे मास्टर आ चुके थे, जिसे देखने के बाद ये सारे के सारे लोग एकदम ही जाके खड़े हो जाते हैं एक साइड पे एंड फिर तुरंत ही उन्हें ग्रीट भी करने लग गए थे। मास्टर काफ़ी हम्बल नज़र आ रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इतना सारा मैस हो रहा है यांगजी, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यांगजी कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ मेरी गलती है कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जिसके साथ ही वो कहने लग गए थे कि देखो इस जगह पे आने के बाद तुम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड वैसे भी मैं तुम सभी की प्रैक्टिस को देख रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान है नहीं तुम लोगों का प्रैक्टिस के ऊपर। इसी के चलते मैंने ये फैसला लिया है कि अब से तुम लोग डबल ट्रेनिंग करोगे। ये सुनने के बाद ये डिसेबल और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कह रहे थे कि ऑलरेडी हम इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मास्टर ने तो कह दिया है कि अब हम और भी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन मास्टर के डिसीज़न के आगे आखिर ये लोग कर भी क्या सकते थे, सिर्फ बात ही कर रहे होते हैं खड़े होके कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ जा रहा है हमारे साथ में। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम लोगों से क्या कहा है, जो भी मैंने तुमसे कह दिया है वो तुम करोगे। एंड वैसे भी सॉन्ग एंड यांगजी तुम दोनों फिलहाल डबल प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी 5 मेरिडियंस पहले से ही ओपन है। एंड तुम सबसे नीचे जो भी हैं 4th लेवल वाले, उन सभी को अपनी मेरिडियंस इस साल के अंत तक ओपन करनी होंगी। और अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो याद रखना अकेडमी से धक्के देकर तुम सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें इस जगह पे रहना है तो फिर इन सारे रूल्स को फॉलो तो तुम्हें करना ही होगा। हालांकि वो सबका ही अच्छा चाह रहे थे एंड कह रहे थे कि तुम्हें कोड बी से ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करना है, ताकि वो लोग कल को तुम्हें बुली ना कर सकें। और उनका एक ही मकसद था। तभी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है अब तुम सब लोग जा सकते हो, जाके अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। तो सारे डिसेबल लेके करके वहाँ से जाने लग गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ही ज़्यादा शानदार तरीके से सब कुछ दिखा रही थी इस जगह का। एंड कह रही होती है कि देख रहे हो इस माउंटेन को, इसके ऊपर से जो ये पानी बह रहा है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाला स्पिरिचुअल वाटर है। एंड कोई ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं टिक पाता। इवन मैंने भी काफ़ी बार कोशिश करी, लेकिन मैं तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही हार गई एंड हार के वापस आ भी गई। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर इस जगह पे आगे खड़े हो चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम सभी प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो अपनी आपकी तैयारी करना। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि डिसेबल इधर उधर भाग जाते हैं। तभी वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारा इस जू युआन माउंटेन की उस चीज़ के बारे में क्या कहना है जो वाटरफॉल मैंने तुम्हें दिखाया। तो वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि सू वहीं जाके खड़ी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे युआन को उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि उसे भी तो जल्द से जल्द अपनी मेरिडियंस को ओपन करना है। इसके चलते वो कह रहा होता है कि क्यों ना इसे चेक करा जाए। हालांकि सू उसे रोक रही थी और कह रही होती है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं युआन। तभी वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस देख। सू को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी और कह रही होती है कि युआन आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन युआन ऐसे ही लड़खड़ाती आवाज़ में उसे कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, भला ये मुझे कैसे ही हर्ट करेगा, मैं एकदम ही ठीक हूँ, तुम इस बात के बारे में सोच के परेशान ना होना। एंड फिर वहीं पे बैठ जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मेरिडियंस के ऊपर एक बार फिर से हाई प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो ढंग से ओपन नहीं हो पा रही थी, जैसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर हुई थी। जिसके चलते युआन कह रहा था कि क्या सिर्फ ये एक यही मेथड है जिससे कि मैं अपनी मेरिडियंस के ऊपर प्रेशर बना सकता हूँ, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि थोड़ा पेनफुल तो ज़रूर से है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने फोरहेड के ऊपर एक वाइट फायर को समन भी कर लेता है एंड उसी के थ्रू काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करने की भी कोशिश कर रहा था। सू बाहर खड़ी थी और काफ़ी फिक्रमंद होती है। इसी के साथ वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। तो फिर सू उससे पूछ रही थी कि आखिर इसमें से बाहर कब आएगा। तभी वो कहने लग गई थी कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मिस्टर युआन अभी भी इसके अंदर है। वैसे भी ज़्यादातर लोग तो इसके अंदर खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन वो हाफ एन आवर से इसके अंदर मौजूद है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो कह रही थी कि मुझे लगता है मिस सू की मिस्टर युआन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उन्होंने अगर हाफ आर तक खुद को रोक के रखा हुआ है, मतलब कि वो वाकई एक अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम बाकी सारे डिसेबल्स को देखते हैं जो कि अभी भी मास्टर का लेक्चर ही सुन रहे थे। सू कह रही होती है कि कितनी देर हो चुकी है। तो वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब तो इन्हें बाहर निकल के आ जाना चाहिए, रुको मैं ओनर को बुला के लेके आती हूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन खुद ही बाहर आ गया था। हालांकि इस मेथड से उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी एंड यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे सिस्टर से किसी न किसी तरीके से हेल्प लेनी होगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा ड्रेनिंग मेथड रहा। हालांकि यहाँ पे सू पूछ रही थी कि ब्रदर आप ठीक तो हैं, तभी वो कह रहा होता कि ऑफ कोर्स मैं एकदम ही ठीक हूँ, मुझे क्या ही होने वाला है, तुम चाहें तो मुझे देख सकती हो। तभी वो लड़की उसके आसपास चक्कर लगाने लग गई थी एंड कह रही थी कि ब्रदर युआन आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फिट निकले। अब युआन फिलहाल तो मिस सू को लेके जा रहा होता है याओ याओ से मिलाने के लिए। तो वो कह रहा था कि चलो तुम्हें एक सीनियर सिस्टर से मिलाना है। सीनियर सिस्टर का नाम सुनने के बाद सू कह रही होती है कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वहीं रुक के खड़ी हो जाती है। तो फिर युआन कह रहा था कि अरे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी सीनियर सिस्टर से मिलके तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी आकर उनसे बात करके आता हूँ। जिसके साथ ही वो एक स्टोन के पीछे चिपके देखने लग गई थी कि आखिर ये सीनियर सिस्टर कौन आ चुकी है। तभी याओ याओ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल एक टेबल पे बैठी थी और पेंटिंग बना रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सू भी उसे देख के कह रही थी कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वाकई में ये लेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पे युआन आ जाता है, कह रहा था कि सीनियर सिस्टर आप क्या कर रही हैं। तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो वो फिलहाल एक लैंडस्केप बना रही है एंड काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल वो लैंडस्केप था जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट से बना हुआ था। जिसे देखने के बाद यहाँ पे सू कह रही होती है कि आखिर ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज होकर बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर मसला क्या है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो रोल को क्लोज करती है तो फिर युआन को थोड़े चक्कर आने लग गए थे। वो ऑलमोस्ट उसके काफ़ी ज़्यादा पास में आने लग गया था। लेकिन यहाँ पे याओ याओ पीछे हट जाती है। लेकिन सू भी थोड़ा पीछे हट चुकी थी और सोच रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, इतने ज़्यादा रोमांटिक से क्यों हो रहे हैं ये दोनों। साथ ही हमें दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सीनियर सिस्टर कह रही होती है युआन से कि मुझे तो पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। तभी युआन कह रहा था कि अरे नहीं मुझे बस थोड़े चक्कर आ गए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको किसी से मिलाना है। तभी वो कह रही होती है कि देखो फिलहाल मुझे किसी से नहीं मिलना एंड यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यीपिन टेक्स्ट की, ज़रा इसे संभाल के देखो ये काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वो कहने लग गया था कि ऑफकोर्स सीनियर सिस्टर, वैसे क्या आप मुझे इसे सिखा देंगी। लेकिन वो गुस्से से उसकी तरफ को देखने लग गई थी। तो फिर युआन कह रहा था कि देखिए मैं कितने ज़्यादा एफर्ट्स करके आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ और वो उसे वाइन दे रहा था। तो इसी के साथ यहाँ पे वो कह रही थी कि अपनी शर्ट उतारो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे युआन भी हैरान था और मिस सू भी के आखिर होने क्या वाला है। तभी यहाँ पे मिस सू कदम आगे बढ़ती है और फिर देखने लग गई थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर वो देखती है कि युआन ने अपने कपड़े उतार रखे हैं। ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही स्टोन के पीछे आके खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टर याओ याओ फाइनली उसकी बैग के ऊपर वो ये पेन टेक्स्ट लिख रही होती हैं ताकि उसकी बॉडी को इसकी वार्मथ फील हो सके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा था उसको एंड वो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा था कि आखिर ये किस तरीके की चीज़ है, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। तो फिर वो उसे उसके बारे में बताने लग गई थी एंड कह रही थी कि हाँ ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर से हो सकता है लेकिन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। युआन भी यही कह रहा होता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। जिसके साथ ही वो ये कह रहा था तो क्या ये मेरे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा। तो वो उसको कहने लग जाती हैं कि देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी युआन। जिसके साथ ही युआन कह रहा था कि वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रैंडपा है ही है, मुझे उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो उसे कहने लग गई थी कि हाँ बिल्कुल तुम्हें कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी होगी और अगर तुम लगातार मेरे ग्रैंडपा है की तरह कल्टीवेशन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम उनकी तरह स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बैग के अंदर फायर एंड आइस का कुछ कॉम्बिनेशन होने लग गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे मिस सू को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। साथ ही यहाँ पे फाइनली वो कह रहा था कि मैंने इस चीज़ को तो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है लेकिन ये फायर एंड आइस मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न को आप प्लीज़ मेरी एक जूनियर सिस्टर के ऊपर भी कर दें। याओ याओ आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, प्लीज़ उनसे मिल लीजिए। लेकिन वो कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे उसके पास आके बैठ गया होता है एंड कह रहा होता है कि वैसे भी तो आप पूरे दिन यहाँ पर अकेली रहती हैं और बोर हो जाती हैं, आपका सोच के ही तो मैं उसे लेकर आया हूँ उस जगह पे ताकि आप उसे फ्रेंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। तब उसे वो बात सही लगती है एंड कह रही थी कि जाओ जाके उसे लेके आओ। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि सू बाहर आ जाओ। जिसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल मिस सू वहीं आ गई थी और फिर कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या बात है। वो थोड़ी नर्वस भी नज़र आ रही थी। हालांकि युआन कह रहा होता है कि इनसे मिलो, ये मेरी सीनियर सिस्टर याओ याओ है और बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल भी हैं, जिसके साथ ही वो उससे ग्रीट कर रही थी। तो फिर याओ याओ काफ़ी टेंशन में बैठी हुई थी एंड कह रही थी कि तुम तो वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल हो लड़की। जिसके साथ ही यहाँ पे फाइनली युआन कह रहा होता है कि सिस्टर मैंने आपके लिए भी बात की है, वैसे तुम्हें पता है हमारी सिस्टर तुम्हारे ऊपर आइस एंड फायर का टेक्स्ट डाल देंगी, जिसके चलते इस ये पिन टेक्स्ट से तुम्हें काफ़ी पावर मिलेगी। ये सुनने के बाद वो कहती कि अच्छा ये पिन टेक्स्ट तो क्या तुमने भी वही करवाया है? युआन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि हम क्या कर रहे थे? तभी वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था ब्रदर, छोड़िए ना इन सारी ही बातों को। और अब फाइनली जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ये लोग रूम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद याओ याओ उसे डांट रही होती है और कह रही थी कि तुम रूम के अंदर क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा यहाँ पे काम ही क्या है? तभी वो कह रहा होता है कि अरे माफ़ कर दो, मैं सॉरी, मैं ज़रा भूल गया था कि आखिर मेरा काम क्या है यहाँ पे। एंड ये सब कुछ कहते कहते वो बाहर आ ही जाता है, थोड़ा एम्बेरस हो गया था एंड साथ ही सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकाल ही दिया। जिसके साथ ही याओ याओ कह रही होती है कि लिटिल गर्ल अपने इन कपड़ों को थोड़ा उतार दो ताकि मैं बैग से उस टेक्स्ट को तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। जिसके साथ ही यहाँ पे वो थोड़ी एम्बेरस्ड हो रही थी एंड सोच रही होती है कि आखिर ये याओ याओ क्या करने वाली है। लेकिन वो उसके पास आ रही थी एंड कह रही होती है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा ही करो, समझी? जिसके साथ ही अब वो तुरंत ही अपने थोड़े से कपड़ों को उतार देती है और फिर यहाँ पे उसे काफ़ी शर्म भी आ रही थी। जिसके साथ ही उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी बट नर्वस कर देती है और कह रही थी कि लड़की तुम तो कुछ ज़्यादा ही घबरा रही हो। बट उसके ऊपर वो ये पिन टेक्स्ट लगा ही देती है, जिसके चलते यहाँ पे फाइनली उसे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ऐप करने की क्षमता थी वो युआन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये सब कुछ देख के तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, बल्कि वो कह रही थी ज़रा एक मिनट रुको। और फिर वो खुद भी चेक करने लग गई थी कि आखिर इस लड़की के साथ में ऐसा स्ट्रेंज क्या है। जिसके साथ ही वो चेक कर रही होती है तो फिर मिसू कह रही थी कि आखिर ये सीनियर क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसकी बैग के ऊपर हाथ रख के उस फायर एंड आइस वाले फॉर्मेशन को चेक कर रही थी एंड कह रही थी कि ये इतनी आसानी से कैसे इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल पिल मैंने इसके अंदर इंजेक्ट किया है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी जाओ युआन से काफ़ी ज़्यादा लगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अलग, क्योंकि जो एसेंस मैंने इसके अंदर डाला वो इसकी बॉडी के अंदर डीप तक जाके पूरी बॉडी के अंदर समा रहा है। मतलब कि हो सकता है कि इसकी बॉडी एक ओरिजिनल यिन एंड यांग बॉडी हो, जिसके चलते वो सारा का सारा एब्जॉर्बेशन काफ़ी जल्दी कर पा रही है। जिसके साथ ही अब ये दोनों बाहर आ जाती हैं तो फिर युआन कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर याओ याओ। वैसे मुझे लग रहा है कि अब हम सभी को चल के थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होंगी। जिसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर्स बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे एंड मास्टर उन सभी को बता रहे होते हैं कि बस थोड़ी देर और, बस कोशिश करो, तुम कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वाटरफॉल के अंदर से बंदे खुद ही बाहर निकल के आ रहे थे। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, चलो नेक्स्ट ग्रुप, अब तुम लोग यहाँ से जाओगे इस वाटरफॉल के अंदर। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि दूसरे साइड के मास्टर आ चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इन वेस्ट को सुधारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने डिसाइबल के इंसल्ट होता देख उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? तो सेकंड वाले मास्टर कहने लग गए थे तो क्या हुआ अगर हम जल्दी आ चुके हैं, वैसे भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल लोगों का एंड उनका हक होना चाहिए ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने के लिए। तभी मास्टर को उनकी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है एंड वो कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, मुझे लग रहा है कि हमारा एक कोर्टयार्ड वाले लोग ज़्यादा हॉस्पिटैलिटीज़ को डिज़र्व करते हैं। एंड अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो फिर तुम चाहें तो चैलेंज करवा लो अपने और हमारे लोगों के अंदर। तो यहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं कि आखिर आप ऐसी हरकतें कर भी कैसे सकते हैं? वैसे भी यहाँ पे चीज़ों को बांटा गया है किंग के द्वारा, तो आखिर आपको किसने राइट दे दिया इस सब कुछ करने का एंड चीज़ों का मिसयूज़ करने का भी? तभी वो कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर किंग से ही पूछ लो, उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दें एंड अपना काम को पूरा करें। ये सुनते साथ ही उस फर्स्ट वाले मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड कह रहे होते हैं कि बस भी करो, तुमने अपनी हदों को पार कर दिया है। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करने लग गए थे। उनकी फायर स्पिरिचुअल ऑरा इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला मास्टर भी अपनी आइस ऑरा को रिलीज़ करता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों की पावर आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी को फेंक रही होती हैं, जिसके चलते आसपास मौजूद डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और वो सभी समझ चुके थे कि अब इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक वाली फाइट होने वाली है। जो फाइटिंग देख के इन सभी को तो मज़ा ही आना है। बात फिलहाल तो युआन कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ, आपने मेरी बैग के पीछे क्या कर दिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सूबी कहने लग गई थी कि आखिर तुम्हें पेन क्यों फील हो रहा है, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। इसी के साथ टुनटुन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान युआन को करने लग
गया था तो फिर युआन भी उसे कैसे तो करके पकड़ लेता है, लेकिन लास्ट में वो उसके मुंह पे काफ़ी ही सारे हाथ वगैरह अपने मार देता है, जिसके साथ युआन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था एंड वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाह याद बिल्ले। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा सेड सा फेस बनाने लग गया था एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि रोने वाला है। तो फिर युआन उसे कुछ खाने के लिए देने वाला था, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन युआन उसको भी खुद ही खा लेता है, जिसे देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे याओ कहती है कि तुम इससे पंगे तो ले रहे हो, लेकिन याद रखना अगर इसने एक बार स्पिट कर दिया तो फिर इसके स्टमक के अंदर से कुछ भी घटिया सा निकल सकता है। ये सुनने के बाद युआन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी यहाँ पे लोग काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहे होते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि आखिर सिचुएशन क्या हो चुकी है। तभी वो लोग कह रहे थे कि प्रिंस जिया युआन को उस जगह से निकाला जा रहा है एंड उसकी जगह पे प्रिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से रूल लेके आया कि उसके लोग ही इस जगह पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ये सुनते ही ये लोग भी तुरंत ही निकल चुके थे अपनी एकेडमी की तरफ। हालांकि इसी के साथ एकेडमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डिसाइबल तो देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों ही मास्टर्स को आखिर हो क्या गया एंड ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने गुस्से का प्रकोप एक दूसरे के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पे ह्यूज टोर्नेडोज देखने के लिए मिलते हैं। इवन इन टोर्नेडोज की पावर एक पॉइंट पर जाके इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा फाइनली आगे बढ़ता है, कह रहा था कि डीन शू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन पहली बार अपीयर हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिया आपको भी समझना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ब्रिज वगैरह बना हुआ है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके इस ओरा रिलीज़ होने से, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो ऐसा ना ही करे। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड के मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिया ही मान जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्हें डिसाइबल्स की भी फिक्र थी। हालांकि इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि तुम ये जो अपना घटिया सा आइडिया लेके आए हो, इस आइडिया को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर आ चुका था और वो कह रहा होता है कि डीन जिया मुझे लग रहा है कि आप शायद हमारे प्रपोजल को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी आपके जितने भी डिसाइबल हैं ये सब तो मुझे नाकारा ही नज़र आते हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस कॉलेज के सारी की सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा जब यूज़लेस डिसाइबल कोई चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपने इस डीन की पोजीशन से त्याग दे देना चाहिए। इसी के साथ आप यहाँ से चले जाएं एंड मुझे लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे भी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे डीन जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड उनके साथ वाले डिसाइबल भी अब फाइट करने के रेडी थे, लेकिन वो अपने डिसाइबल्स को रोक रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि युआन वहाँ आ जाता है, कह रहा था कि अच्छा मुझे लग रहा है कि प्रिंस आपको भी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है डीन जिया को इस जगह से बाहर निकाल के फेंकने की। इसी के साथ युआन की इतनी सारी हिम्मत देखने के बाद सारे ही लोगों की नज़रें युआन के ऊपर थी कि आखिर युआन कब से इतना ज़्यादा स्मार्ट एंड चालाक हो गया है। तभी वो कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो। हालांकि टुनटुन को भी इस चीज़ से देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड कह रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ बाकी सारे लोग जो कि उस जगह पे मौजूद थे वो तो जैसे ही याओ याओ को देखते हैं वो पागल से हो चुके थे। उनका ध्यान तो लड़ाई से हट ही जाता है, बल्कि वो तो ही कह रहे होते हैं कि लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ही हेवन से कहीं से उतर के आई है। हालांकि यहाँ पे याओ याओ उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि यहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही डीन को ग्रीट करती है एंड इसी के साथ डीन भी युआन की बातें सुनने लग गए थे। लेकिन तभी प्रिंस आगे आता है एंड कह रहा था कि ज़रा मुझे बताओ युआन, बीते कुछ सालों में डीन जिया ने क्या कर लिया है अकेडमी के लिए। इनके डिसाइबल वो भी एक नंबर के नाकारा होते हैं, आज तक इनके डिसाइबल्स कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि तुम बस गलत चीज़ों का साथ देने में एक्सपर्ट हो, ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है एंड मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ से निकाल देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि यहाँ पे सू कह रही होती है कि प्रिंस आपको कोई भी हक नहीं है, किसने आपको राइट दिया ये सब कुछ करने का। लेकिन युआन उसे चुप रहने के लिए कह रहा था एंड कह रहा होता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, अब तुम इन्हें बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड वैसे भी कोर्ट ए इस साल काफ़ी अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बाकी सारे लोग भी आगे बढ़ के कह रहे होते हैं हमारे होते हुए इस बार कोर्ट ए अच्छा करेगी। लेकिन प्रिंस को इस बात से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो कह रहा होता है कि क्या खाक अच्छा करेगी तुम्हारी कोर्ट है, बीते कुछ सालों में आखिर तुम लोगों ने क्या कर लिया है जो कि अब तुम्हें लग रहा है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अगर तुम लोग
इस जगह के सारी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। इस सब के बावजूद भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वाकई काफ़ी सारी हिम्मत है, जो कि अभी भी मेरे सामने खड़े हुए हो एंड कल्टीवेशन के सारे रिसोर्सेज को वेस्ट करने के बावजूद भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। ये सुनने के बाद तो सारे लोगों को गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये प्रिंस सभी को नीचा दिखा रहा होता है। इसी के साथ वो लड़की भी कह रही थी कि तुम्हारी बात बिल्कुल ही गलत है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते? हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन वो तो तालियां बजाने लग गया था एंड कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को एक पेट लगा ही लेनी चाहिए। दरअसल मुझे लगता है कि अगर कोई तुम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो फिर चलो इस पूल के अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं कि आखिर जब तक इस फाउंटेन की एनर्जी हम लोग एब्जॉर्व कर पाएंगे तब तक कितना वक्त लगेगा, एंड जो सबसे पहले इस फाउंटेन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा एंड सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा वही जीत जाएगा। एंड अगर कोई तुम्हारी पार्टी में से या फिर मेरी पार्टी में से जीता तो फिर अपोजिट साइड की बात को भी मानना होगा। ये सारी चीज़ों से लोग एग्री कर जाते हैं। युहान भी कह रहा था कि मैं इसमें आराम से 1.5 आवर रह सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे थे कि युहान कुछ ज़्यादा ही बोलता है, तो चलो फिर फाउंटेन के पास ही चलते हैं, देख लेंगे कि आखिर कौन इसमें ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। इसी के साथ यहाँ पे युहान अपने सीनियर की इजाज़त ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, लेकिन मेरा ये फैसला सही था। तभी यहाँ पे डीन जिया भी कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है युहान, तुम कर लोगे। जिसके साथ ये लोग उस फाउंटेन के पास में आ चुके थे जहाँ पे वो स्पिरिचुअल पानी बह रहा होता है। सारे के सारे लोग अब यही देखने के लिए खड़े हो चुके थे। सभी को ये लग रहा था कि युहान ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वैसे भी बस उसने एक ही कंपटीशन जीता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इसी के साथ यहाँ पे याओ याओ कह रही थी कि सू परेशान मत हो, वो कर लेगा। एंड बाकी सारे लोग भी यहाँ पे युहान को चेयर अप कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस उसका मजाक बनाने लग जाता है एंड उसके साथी भी कह रहे थे कि ये युहान इतना ज़्यादा केपेबल कब से हो गया कि सारे के सारे लोग उसे चीयर कर रहे हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सेकंड मास्टर भी कह रहे थे कि जो कुछ भी हो बस अपने प्रिंस को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ताकि बाकी सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट ना हो। इसी के साथ यहाँ पे वो युहान से कह रहा था कि युहान चलो ठीक है, अब चलो इस फाउंटेन के अंदर चलते हैं। युहान भी अपनी बॉडी को लूजन अप करके तुरंत ही चला जाता है उस वाटर के अंदर। लेकिन तभी हमें प्रिंस की करतूत देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने पास में एक पिल भी लेके आया था, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि इसकी ज़रूरत उसे पड़ जाएगी। ये दोनों ही वाटर के अंदर जाके बैठ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया था। लेकिन युहान इस सिचुएशन में नोटिस करता है कि उसकी मेरिडियंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे उसकी मेरिडियंस धीरे धीरे करके लूजन अप हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर तो उन्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त तक ये लोग बैठे रहते हैं। ऊपर मौजूद लड़की यहाँ पे कह रही थी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आखिर कब ये लोग बाहर निकलेंगे। युहान को तो अब तक बाहर आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस सेकंड मास्टर को लग रहा था कि युहान बहुत ही जल्दी बाहर निकल के आने ही वाला। इसी के साथ सू घबरा रही थी एंड कह रही थी कि क्या सच में युहान बाहर आ जाएंगे। तभी याओ याओ कह रही थी कि परेशान मत हो, मैंने कहा ना तुमसे कि कभी भी नहीं हारेगा वो। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत तो अब ख़राब होने लग गई थी, जबकि उसकी 7 मेरिडियंस एकदम ही एक्टिवेट हैं। जिसके साथ ही जब वो युहान को देखता है तो समझ गया था कि युहान भी कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसी के साथ वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ और करना होगा, क्योंकि युहान तो ऐसे ही टिका रहेगा। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई उसी पिल को कंज्यूम कर लेता है, जो कि अब उसकी पावर को इन्हेंस करने वाली थी। एंड उसी का सहारा लेते हुए वो कुछ देर तक और इस जगह पे टिक के बैठ सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लग गई थी और वो काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि सोल इन्हेंसिंग पिल का इस्तेमाल करते हुए मेरी पावर थोड़ी देर के लिए वर्चुअल रियल्म के ऊपर जा चुकी है, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये जो की पावर है वो तो कहीं और को ही जा रही है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कह रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है, युहान के साथ में आखिर मसला है क्या। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले ही पिल कंज्यूम कर ली है, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या हो रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि युहान की बैक के ऊपर से काफ़ी सारी पावर रिलीज़ हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे युहान को भी थोड़ा बहुत पेन तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो उसको भी सह रहा था। साथ साथ उसकी मेरिडियंस वो भी यहाँ पे एक्टिवेट होने लग पड़ी थी, जिसके चलते युहान को डबल पेन सहना पड़ रहा होता है। जिसके साथ ही अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीन कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि युहान वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो उस जगह पे मौजूद हैं, जबकि कोई और डिसेबल होता तो शायद इतनी देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता। इसी के साथ सू को काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन घबरा भी रही होती है कि कहीं युहान को कुछ हो ना जाए।
डीन शुए को भी देखते हैं जो कि फिलहाल उस जगह पे ही मौजूद थे एंड सोच रहे होते हैं कि अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन तभी वो कह रहे थे कि मुझे तो यही लग रहा है कि हमारा प्रिंस ही बाहर निकल के आएगा, भले ही ये कितनी देर तक रेसिस्ट कर ले। लेकिन युआन तो अभी अपनी मरीडियंस की कौन सी स्टेज पे किसी को भी नहीं पता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पे प्रिंस समझ चुका था कि इसकी कोई ना कोई तो मदद कर ही रहा है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि उसे भी अब अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना होगा, नहीं तो युआन के हाथों से हारना उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सोल नीडल मेथड भी इस्तेमाल कर लेता है ताकि उसकी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसी के साथ वो अपने उसी के अंदर ले जाता है युआन को, क्योंकि उसी के अंदर ले जाने के बाद अब वो युआन के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा के उसके ऊपर अटैक कर सकता था। एंड वो अपनी नीडल मेथड का इस्तेमाल करते हुए युआन के ऊपर एक सोल अटैक कर देता है ताकि उसकी सोल इंजर्ड हो जाए। बाहर से याओ याओ भी समझ चुकी थी कि अंदर इस वोटर के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। युआन भी कह रहा था कि नीडल वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर आगे बढ़ेगी तो फिर मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी कर सकती है। वो एक शील्ड बना लेता है उस जगह पे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। लेकिन दूसरी ओर प्रिंस भी पूरी कोशिश कर रहा था कि युआन को सप्रेस कर सके। हालांकि यहाँ पे दोनों को ही देखते हैं जो कि पूरी पावर लगा के एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त पे हम देखते हैं कि फाइनली जाके युआन की मरीडियंस वो भी एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसके चलते क्योंकि युआन एक लाइफ इन डेथ सिचुएशन में एक बार फिर से फंस चुका था तो फिर उसे और भी पावर मिल जाती है। एंड इसी का इस्तेमाल करते हुए वो प्रिंस को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन काफ़ी कोशिश कर रहा था कि प्रिंस अब उसके पास ना आए, लेकिन प्रिंस भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा देर तक अब रेसिस्ट नहीं कर पाओगे। एंड एक बार फिर से वो सोल अटैक युआन के ऊपर करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में युआन की मरीडियंस पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं और एक काफ़ी बड़ा सा ब्रेक थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है पानी के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे युआन जो कि उसके सोल सी के अंदर मौजूद था वो उसी जगह पे खड़ा हो गया था, स्टिल खड़ा रहता है। तो प्रिंस कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि तुम तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ रेड रेड सा आने लग गया था। वो पलट के देखता है तो खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये चीज़ है क्या जिसे फाइट करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अजीब सी चीज़ तो उसे अपनी तरफ खींचती हुई लेके जा रही होती है। इसी के साथ वो कह रहा था कि युआन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मुझे बचा लो। अगर मेरी सोल एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। लेकिन युआन उसकी कहाँ ही सुनता है। तभी हम देखते हैं कि पानी के ऊपर को कोई उसे फेंक के मार देता है एंड ये युआन ने ही उसे ऊपर की तरफ फेंक के मारा था क्योंकि अब वो अपने होश में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी के साथ उसके साथ ही भी उस जगह पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर प्रिंस को हो क्या चुका है। वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। तभी मिस सू कह रही होती है कि अरे वो देखो युआन भी आ चुका है। तो फिर युआन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्वेग दिखाते हुए उस जगह पे आ रहा होता है एंड आके एकदम ही खड़ा हो गया था, जिसके चलते सभी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि युआन ने अपनी 3 मरीडियंस को ओपन कर लिया। एंड मिस सू कह रही थी कि युआन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड युआन सभी के सामने कहता है कि डीन शुए, मुझे लग रहा है कि अब आपको अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि आपने जो शर्त लगाई थी वो आप हार चुके हैं। सारे डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि युआन ने काफ़ी अच्छा काम किया था एंड अब ये सारे अकेडमी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में सू भी कह रही थी कि युआन, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने प्रिंस को तो हरा ही, साथ ही अपनी मरीडियंस को भी ओपन कर लिया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस की कोई फ्रेंड कहने लग गई थी कि तुमने चीटिंग की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी मरीडियंस इतनी ज़्यादा वीक हैं, ऊपर से तुम प्रिंस से इतने ज़्यादा पीछे भी हो लेवल के मामले में, आखिर कैसे ही पॉसिबल हो पाया। एंड डीन शुए भी उस लड़की की बात से एग्री कर रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि ज़रूर से इस लड़के ने कोई ना कोई चीटिंग चीज़ की है एंड साथ ही हमारे प्रिंस की सोल को भी इसने नुकसान पहुंचाया। मुझे लग रहा है कि इसके कुछ ना कुछ इविल इंटेंशंस रहे होंगे एंड इसे पहले से ही पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि खुद से युआन चला जाता है मास्टर के पास में एंड कह रहा था कि अब आप ही मेरे लिए किसी फैसले पर आइए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रिंस ने ही मेरे ऊपर अटैक किया था एंड अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा ना है तो फिर प्रिंस को चेक करके देख सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि तुमने उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल किया है। समझे, तुम सारे ही लोग देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन अभी भी तुम मानने को तैयार नहीं हो।
तभी युआन कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हो, ज़रा उसके फोरहेड के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उसे संभाल के देख लो। उसी ने ही सोल नीडल का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने खुद ही अपने फ्रेंड को एक्सपोज कर दिया है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो पिल खाने की वजह से उसके फोरहेड के ऊपर सिंबल अपीयर हुआ था, वो धीरे धीरे करके सभी लोगों के सामने वहाँ से डिसअपीयर होता है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वाकई में इस बंदे ने किसी पिल को कंज्यूम किया होगा युआन को हर्ट करने के लिए, साथ ही इस वोल्टर के अंदर ज़्यादा देर तक रेसिस्ट करने के लिए भी। सभी यहाँ पे प्रिंस को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके साथ ही उसे उठा के लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो सभी से कहती है कि तुम सभी चुप हो जाओ, नहीं तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। हालांकि डीन शुए के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है। उनका सर नीचे हो गया था शर्म की वजह से। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा मजाक उनकी डीन भी बना रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि उम्मीद है कि अब आप हमें यहाँ पे 1.5 आवर ढंग से प्रैक्टिस करने देंगे। हालांकि इसी के साथ तो डीन शुए वहाँ से चले गए थे एंड डीन जिया काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली युआन भी उनके साथ में आ गया था। सारे ही लोग युआन को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अकेडमी सी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी कम वक्त मिलता था अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि हमारे पास में जो हाफ एन आवर है वो प्लीज़ इन लोगों को दे दीजिए इनकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे भी डिपार्टमेंट डी के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी यहाँ पे डीन जिया इस बात से एग्री कर जाते हैं एंड डिपार्टमेंट डी के एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड कह रहे होते हैं कि वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड काइंड हार्टेड पर्सन है। हालांकि डीन जिया भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि युआन ने इतना अच्छा फैसला लिया है सभी लोगों के हक में सोच के, जिसके साथ यहाँ से वो जाने लग गया था। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड खुशी के साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि वाकई में हमने बहुत ही अच्छे प्रिंस को चुना एंड आगे चल के ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। एंड हम देखते हैं प्रिंस को, जो कि फ़िलहाल अभी अपने रूम के अंदर था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने सामान को इधर से उधर उठा के फेंक रहा था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी ये सब कुछ देख के कि आखिर प्रिंस क्या कर रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे चल के उसके पास भी आ रही होती है एंड फिर प्रिंस के पास आने के बाद कहती है कि क्या हो गया है, आप इतना ज़्यादा एंग्री क्यों हो रहे हैं, किए हुए इतना ज़्यादा एंग्री होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात उस ज़ाओ युआन की, तो मैं आपको बता दूं कि आज बस उसने एक छोटा मोटा सा टेस्ट जीत लिया है, तो आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये बस उसका एक लकी चांस था जो कि उसने फॉर्चुनेटली जीत लिया। इसके अलावा वो ये भी कह रही थी कि प्रिंस आपका कोई भी मैच नहीं है, वो लड़का ज़ाओ युआन, तो प्लीज़ उस बास्टर्ड के बारे में ज़्यादा ना सोचें। तभी यहाँ पे प्रिंस भी कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज उस ज़ाओ मेंशन के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी मेरे ऊपर हंस रहे होंगे एंड वो सारे के सारे उन सभी के सामने मेरी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहते साथ ही वो अपनी फिस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से पटकता है टेबल पे एंड कह रहा था कि दिल तो चाह रहा है कि इस युआन को वहीं घर जाके इसके मार कर आ जाऊँ। लेकिन तभी वो लड़की उसे और भी ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी और कह रही होती है कि प्लीज़ अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करिए, और वैसे भी सिर्फ एक बार उस लड़के ने आपको हरा दिया है तो आप इसे अपनी ईगो पे क्यों ले रहे हैं। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे उसे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिल चुकी थी, तो फिर एक गहरी सांस ले रहा था और कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया है वो सब कुछ उसे रीपे तो करना ही होगा, क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सीन कट हो गया था और उसके दूसरे साइड पर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे बैठ के अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपना प्रिंस युआन भी मौजूद था और वो भी बैठ के अपनी मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर जितने भी सारे लोग थे वो ये सोच रहे होते हैं कि अभी 1 घंटा और है इस प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद फिर इन सारे लोगों को यहाँ से जाना होगा। फिलहाल तो यहाँ पे मास्टर के पास में एक डिसाइबल खड़ा था और वो कह रहा होता है कि आखिर इनको कितना वक्त लग जाएगा। तभी यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि हमें वाटरफॉल के अंदर से काफ़ी सारी रोशनी नज़र आ रही थी। तभी सारे लोगों की नज़रें उस रोशनी के ऊपर होती हैं कि आखिर ये रोशनी है किस चीज़ की। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से मिस सू बाहर निकल के आते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से वो उस जगह पे आके खड़ी हो गई थी। तो फिर सारे लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि उस जगह पे क्लियरली दिख रहा था कि उसने अपनी 5th पल्स यानी कि अपनी 5th मेरिडियन को भी ओपन कर लिया। तो फिर सारे लोग कह रहे थे कि सू यू वही, आप तो वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही इसे करने में। तो मास्टर भी कह रहे होते हैं कि वहाँ वाकई में लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो हमारी इस जिया अकेडमी के अंदर। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने बहुत ही जल्दी अपनी 5 मेरिडियंस को ओपन कर लिया, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल उस वाटर के अंदर अपना युआन भी बैठा हुआ था। युआन फ़िलहाल यही सोच रहा होता है कि उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है अपनी मेरिडियंस को एक बार फिर से ओपन करने के लिए। हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, तो फिर उसके फोरहेड के ऊपर वो फायर एक बार फिर से आने लग पड़ी थी एंड वो अपनी मेरिडियंस के ऊपर पूरा फोकस
फोकस डालने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका ब्रेक थ्रू हो पाए। सारे ही लोग अभी भी खड़े थे एंड कह रहे होते हैं कि लग नहीं रहा कि युआन इतनी जल्दी बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनका ब्रेक थ्रू होना इतनी जल्दी आसान नहीं है। इसके अलावा मास्टर के पास में जो बच्चा खड़ा था वो कह रहा होता है कि हमें कम से कम एटलीस्ट 4 लोगों को तो मेरिडियंस को ओपन करना ही होगा। जिसके अलावा वो ये भी कह रहा होता है कि प्रिंस युआन को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग चुका है, आप यहाँ से चले जाइए। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो अपनी 4 मेरिडियन ओपन करके ही बाहर आएंगे। तो यहाँ पे सू यूवेई भी आगे खड़ी हो गई थी एंड वो भी यही सोच रही होती है कि हाँ, युआन को वाकई थोड़ा वक्त लगने वाला है। तो फिर मास्टर जिया वहाँ से आगे की तरफ को चले जाते हैं एंड वो एक डिसाइबल आके देख रहा था। तो फिर सडनली उसे कुछ नज़र आ रहा था, तो वो कह रहा होता है कि प्रिंस युआन आप लगे रहिए, हम लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और बाकी सारे डिसाइबल भी। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे सू यूवेई की नज़र पड़ती है कि यहाँ पे तो काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल रही है एंड यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है कि सभी लोग यहाँ पे आइए, ऐसा लग रहा है कि युआन अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो फिर सारे ही लोग हैरान होकर देखने लग गए थे एंड सोच रहे होते हैं कि क्या युआन सच में इस बार अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी अच्छे से युआन उस जगह पे आ जाता है और उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अपना ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल हो जाता है। युआन फैमिली को भी ये बात बता दी थी, जिसके चलते यहाँ पे इसकी फैमिली में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो रहा होता है। स्पेशली युआन के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि बेटा युआन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपनी 4 मेरिडियन को भी ओपन कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपनी 5th मेरिडियन को भी बहुत ही जल्दी एक्टिवेट कर लो। तुम वाकई में हमारी जाओ फैमिली के एक होली ड्रैगन बन के सामने आओगे। जिसके साथ ही युआन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और थोड़ा सैड भी नज़र आ रहा था। उसकी मदर ये चीज़ नोटिस कर लेती हैं तो फिर कहने लग गई थी कि युआन आखिर आपको क्या हुआ है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तभी यहाँ पे वो खाना खाने लग गया था एंड कह रहा होता है कि मेरी पल्स स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और मुझे डर लग रहा है कि 4 मेरिडियंस ओपन करते करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा और ये डे बाई डे वर्स पे वर्स होती जा रही है। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपनी 5th मेरिडियन को भी ओपन कर लो। तो युआन कह रहा था कि हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है फादर। मुझे डर लग रहा है कि न जाने अब मेरे साथ आगे क्या होगा एंड अगर प्रिंस से मुझे फ़ाइट करनी पड़ गई तो फिर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मैं उसका कोई भी मैच नहीं हो पाऊँगा। ये सुन के इसके दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके थे। लेकिन इतनी देर में याओ याओ जो कि यहाँ पर बैठी थी, अब वो बोल पड़ती है और कह रही होती है कि मेरे पास एक तरीका है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे ऊपर एक टेक्स्ट लिखा था जिसके चलते तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर मिली। तो अगर तुम मुझे एक 36 बीस्ट का एसेंस ला के दे दो तो फिर मैं उसका इस्तेमाल करके तुम्हारी बैग के ऊपर एक और टेक्स्ट राइट करूँगी, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारी मेरिडियन को ओपन करने में। एंड वो ब्लड एसेंस जो कि 31st क्लास के बीस्ट का होगा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर जाएगा एंड बहुत ही आसानी के साथ में मैं उसका यूज़ करते हुए तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। ये सुनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल युआन, आपको अपनी पल्स एक्टिवेट करनी ही होगी। अब भले ही इस चीज़ में चाहे रिस्क ही क्यों ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ याओ कह रही थी कि हाँ, ये चीज़ तो वाकई में डेंजरस है, लेकिन जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा, जिसके अंदर स्पिरिट रहेगी वो जिंदा भी रहेगा। बातें सुनने के बाद इसके दोनों ही पेरेंट्स डर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि अब युआन ऐसा कुछ करे। साथ ही उसकी मदर भी कह रही होती हैं कि यार आप एक बार प्लीज़ दोबारा सोच लीजिए। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि मदर, आपने मुझे जन्म दिया और आप मुझसे किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि अपने रास्ते में आने वाली इन छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज से मैं डर जाऊँ। आपको तो पता ही है कि आगे आने वाली चीज़ें मेरे लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, तो मुझे अभी से इन चीज़ों से डील करना सीखना होगा मदर। अब ये सुनने के बाद उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे थे कि हाँ, तुमने बेटा बिल्कुल ही सही कहा, मैं कल ही किसी को भेज दूंगा ताकि कोई उस 36 फर्स्ट क्लास के 20 का एसेंस हमें ला के दे सके। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि फादर, आप इतना ज़्यादा ट्रबल क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा है कि मैं इन सारी चीज़ों से खुद ही डील करूँगा। तभी याओ याओ एक तरीके से उसका मजाक ही बनाने लग गई थी और कह रही होती है कि थोड़ी बहुत कॉम्बैक्ट स्किल आने के बाद युआन, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही रेकलेस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा भी शो ऑफ अच्छा नहीं। तभी युआन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। तो हमें उसके बाद अब नेक्स्ट डे का सीन ही दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स एंड कमांडर्स को भेज दिया जा चुका था इन दोनों के ही पीछे। एंड कमांडर भी कह रहा होता है कि तुम सभी मेरे पीछे रहना, जैसे युआन के ऊपर कोई हमला करे हमें उसे वहीं पे मार देना है। युआन भी अब फिलहाल जंगल के अंदर थोड़ा आगे की तरफ को वंडर कर रहा होता है एंड उसके पीछे सडनली एक बीस्ट भी आ गया था।
हालांकि तभी युआन को रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो कि उसके पीछे, इसी के चलते युआन पीछे को पलटता है तो नोटिस करता है कि काफ़ी अजीब सा एक बीस्ट उसके सामने है, जिसको देखने के बाद युआन तुरंत ही उसे हिट करता है। वो बीस्ट हालांकि थोड़ी दूर जाके रुक गया था, लेकिन युआन की तरफ वो काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। युआन भी उसे फाइट करने के लिए रेडी था एंड जैसे ही वो बीस्ट भागते हुए युआन की तरफ को आ रहा होता है तो फिर युआन उसको फिश से मारने वाला था, लेकिन इतनी देर में वो भाग जाता है। युआन भी नहीं समझ पाया था कि सडनली ये बीस्ट भाग क्यों गया। तो फिर पीछे से याओ याओ आ रही थी। हालांकि ये चीज़ अभी भी युआन के लिए कंफ्यूजिंग थी, लेकिन यहाँ पे कमांडर्स वगैरह को देख के युआन सोच रहा होता है कि शायद इनके डर की वजह से बीस्ट भाग गया है। अब युआन एक जगह पे आके रुक जाता और कह रहा था कि ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना सिस्टर याओ याओ आप यहीं रुक जाएं और मैं थोड़ा आगे देख लूँगा। तभी यहाँ पे अब जनरल कहने लग गया था कि हाँ तुम सारे लोग कैंप की तैयारी करो एंड हम लोग अभी ज़रा जाएंगे प्रिंस युआन के साथ में। कह रहा होता है कि सिस्टर आपके लिए क्या मैं कुछ सोल्जर्स को छोड़ के जाऊँ, लेकिन तभी वो कह रही होती है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टुनटुन है, ये मेरा ख्याल रख लेगा। जिसके साथ ही अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे और उनके पीछे सिटी के सोल्जर्स भी पड़े हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे सिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी तमाशा खड़ा कर दिया था एंड सोल्जर्स भी उन्हें पकड़ना चाह रहे थे। दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जाता है कि टेबल के ऊपर युआन का नाम लिख के प्रिंस कुछ देख रहा था और वो कह रहा था कि युआन जब तक तुम सिटी में थे मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब जब तुम उस ब्लैक माउंटेन की तरफ जा चुके हो तो फिर तुम्हें मरने से कोई बचा भी नहीं सकता। और ये कहते हुए वो अपने फिस्ट को पटकता है एंड कह रहा होता है कि बस अभी काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कमांडर आ गया होता है एंड वो कह रहा था कि जैसा कि आपने उन थीफ को ऑर्डर दिया था कि वो भाग जाएं उस ब्लैक माउंटेन की तरफ, तो वो भाग चुके हैं एंड मैंने अपने गार्ड्स को भी भेज दिया उनको चेस करने के लिए। तो फिर हमारे गार्ड्स भी अब फिलहाल उस ब्लैक माउंटेन की तरफ जाएंगे प्रिंस। जिसके साथ ही यहाँ पे प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि बिल्कुल अब जाओ उस ब्लैक स्पिरिट माउंटेन के पास और जाके उन थीव्स को पकड़ो एंड सबसे कहना कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि वो थीव्स हमारा कुछ ट्रीजर चुरा के ले गए हैं, तो इसलिए तुम लोग जा रहे हो उन थीव्स से हमारे ट्रीजर वापस लेने के लिए। याद रखना जाओ युआन अब बच के वापस आना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इसके अलावा हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि युआन फिलहाल उसी बीस्ट के साथ में अब फाइट कर रहा था। जैसे ही वो बीस्ट चिल्लाते हुए युआन की तरफ आगे बढ़ता है तो युआन एक फिस्ट का अटैक उसके ऊपर करता है। वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर गया था, तो फिर युआन अपनी काफ़ी स्पीड के साथ में एक बार फिर से उस बीस्ट से फाइट करने लग पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे वो बीस्ट फाइट कर रहा था युआन भी काफ़ी अच्छे से उससे डील कर रहा होता है। और जब लास्ट में वो बीस्ट आगे बढ़ के अटैक करने वाला था तो फिर हम देखते हैं कि युआन फाइनली जाके उसके ऊपर अपना ड्रैगन का फिस्ट शैटर्ड अटैक करता है, जिसके चलते अब वो बीस्ट मार जा चुका था एंड तुरंत ही उस जगह पे वो गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जंगल से कोई चीज़ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी युआन की तरफ। युआन एकदम ही अलर्ट हो गया था, जैसे ही देखता है तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा पाइथन मौजूद है। युआन अब उसके साथ भी फाइट करने लग गया था। कुछ ही अटैक्स के बाद युआन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन को मार देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कमांडर लू भी फिलहाल बाहर खड़ा हुआ था और वो निगरानी कर रहा होता है कि कहीं कोई इस जगह पे ना आ जाए। लेकिन इसी के साथ हम दूसरे कमांडर को भी देखते हैं जहाँ पे वो अपने आदमियों से कह रहा था कि बस अब आगे जाओ एंड जैसे प्रिंस युआन मिले उसे मार देना। तो वो सारे के सारे अब आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि इस जगह पे अब मिस याओ याओ बैठी हुई थी और वो वाटर के अंदर काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। तो फिर युआन भी आ चुका था, उस बीस्ट को अपने शोल्डर के ऊपर कैरी करके लेके आ रहा होता है। तुरंत ही ला के वटक देता है। तो याओ याओ कह रही थी कि ठीक है तुमने अच्छा काम किया, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसके एसेंस को रख लो। तभी वो तुरंत ही उसको एक बोतल भी दे देती है एंड कह रही थी कि जाओ जाके दूसरी स्पिरिट को भी कैच करके लेकर आओ। कुछ ही देर बाद वो उसके एसेंस को निकाल लेता है एंड याओ याओ को देके कह रहा था कि ठीक है मैं दूसरे बीस्ट को पकड़ के लेके आता हूँ। युआन तुरंत ही वहाँ से चला गया था। कमांडर लू अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस की के लोग आ जाते हैं जो कि अब यहाँ पे मैस क्रिएट करने वाले थे। फिलहाल तो यहाँ पे कमांडर लू भी आके खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रिंस के आदमी कहते हैं कि कुछ नहीं, वो बस हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमारे जो ट्रीजर हाउस है उसके अंदर से कुछ थीफ ने हमारा वैल्यूबल ट्रीजर चुरा लिया है। प्रिंस ने हमें आदेश दिया है कि जाओ जाके उनको पकड़ो एंड उनसे हमारे ट्रीजर वापस लेकर आओ। वो लोग इस माउंटेन की तरफ ही आए थे, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कमांडर लू आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे हाउस के अंदर से किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सामान चुरा लिया। फिलहाल तो अच्छा ही होगा कि तुम इस जगह पे नहीं आओ क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रिंस युआन प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तभी वो सेकंड कमांडर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे भी प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट ना करें, हम बस अपना काम करेंगे और यहाँ से जब हम उन थीव्स को पकड़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कमांडर लू इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हमारे युआन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भला कैसे तुम लोगों को एंटर करने दे सकते हैं। तो ये बात सुन के सेकेंड कमांडर को गुस्सा आ जाता और वो कह रहा था कि ठीक है, और अब वो अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है। तो लू भी गुस्सा हो चुका था और कह रहा होता कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें किसी थीव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि टुनटुन फिलहाल अभी बैठा हुआ था गोद में याओ याओ की। तो फिर उस जगह भी दो थीव्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो कह रहा होता है कि ये लड़की वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने तो अब तक बस इसके चर्चे ही सुने थे। ऐसा है कि तुम जाओ और जाके उस लड़के युआन को मारो एंड तब तक मैं इस ब्यूटी को हैंडल करता हूँ। जिसके साथ ही वो बंदा कहने लग गया था, लेकिन बॉस मैं उसे कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारी 6 मेरिडियंस ओपन है, एंड रही बात उस प्रिंस युआन की तो उसकी बस 4 ही मेरिडियंस ओपन है, तो आसानी से डील कर सकते हो उसके साथ, जाओ जाके उसे मारो एंड मुझे उस लड़की के पास जाना है, समझे। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है बॉस, लेकिन मेरा भी ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी टुनटुन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि आदमी बैड इंटेंशन से आगे बढ़ रहा है। तो याओ याओ यहाँ पे टुनटुन को कहती है कि टुनटुन जाओ, एंड हम देखते हैं कि टुनटुन इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि आगे वो काफ़ी अजीब तरीके से रोर कर रहा होता है। तो फिर वो बंदा हंसने लग जाता है एंड कह रहा था कि छोटी सी चीज़ ये मुझे डील करेगी आखिर कैसे। एंड वो अपने पैर के थ्रू अटैक भी करने वाला था, लेकिन फिर जो चीज़ वो अपनी आंखों के सामने देखता है, यहाँ पे हमें परछाई के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है कि टुनटुन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब से बीस्ट के अंदर इंक्रीज़ हो चुका है। लेकिन वो खुद को किस तरीके से कन्वर्ट किया है वो हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी साइड हम देखते हैं कि युआन ने भी एक बीस्ट को मार लिया था, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने वाला था तो फिर कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही थीफ था जिसे उस सेकंड वाले पर्सन ने भेजा था। युआन अब और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। यहाँ पे वो 6 मेरिडियंस वाला बंदा कह रहा था कि अच्छा तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग निकले। दूसरी ओर यहाँ पे सेकंड कमांडर लू का भी टाइम बर्बाद कर रहा होता है। तो फिर कमांडर लू समझ चुका था कि ये जानबूझ के उसका वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है एंड इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा भी फिलहाल प्रिंस युआन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है कि अच्छा ये चलो तुम अकेले हो, मुझे तुम्हें मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही वो ब्यूटी वो भी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मुझे जल्द से जल्द जाना है। तो हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे फिस्ट के थ्रू एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। युआन का अटैक उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, तो वो बंदा एक बार फिर से गुस्से से आगे बढ़ता है। लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लग जाते हैं। अब उस बंदे की खुद की 6 मेरिडियंस ओपन थी एंड युआन की सिर्फ 4 हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था एंड सोच रहा होता है कि अगर ये मुझसे वीक है तो फिर आखिर कैसे इस तरीके से मुझे मार पा रहा है। और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक अपना करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में युआन अपना ड्रैगन फ्लाइंग हैंड क्रैक दी अर्थ नाम का एक अटैक करता है एंड वो अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस आदमी की हालत ही ख़राब हो जाती। वो ज़मीन पर गिर जाता है एंड कह रहा था कि आखिर किस तरीके की मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो भी अपना माइंड सोड लेके आगे बढ़ रहा था। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कमांडर लू जो कि कह रहा होता है कि तुम कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी ही देर में उसे ड्रैगन रोर की आवाज़ आती है। तो फिर वो पीछे की तरफ को देखने लग गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल सेकंड कमांडर हंसने लग गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा मिशन अकम्प्लिश हो चुका है। गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।